हाय देयर, दिस इज़ देसी इन फ्रांस। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक HEC पेरिस के स्टूडेंट के साथ हम मौजूद हैं। HEC पेरिस के बेहतरीन एरिया में हमारे पीछे ये ब्यूटीफुल लेक है HEC पेरिस की अपनी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का, मिस्टर आदित्य। तो उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें जो आप शेयर करना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं यहाँ पे अभी MBA कर रहा हूँ HEC पेरिस में। मैंने अपना बैचलर्स किया है इंडिया में फ्रॉम बिट्स पिलानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद मैंने PwC में 2 साल काम किया है एंड 2 साल मैंने EY में एक फाइनेंस रोल में काम किया है। तो मुझे पहले से ही था कि मतलब मास्टर्स करने में बाहर ही जाऊँ, एंड कुछ साल तो एटलीस्ट बाहर रहूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत जगह रह चुका हूँ मैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर रहते हैं थोड़ा टाइम के लिए, एंड मुझे अपना थोड़ा ट्रांजिशन प्योर फाइनेंस से थोड़ा टेक में भी करना था। एंड आई थॉट MBA करके फिर एक तो जो लीडरशिप एंड जो उस टाइप के कोर्सेज होते हैं वो भी कर लूँगा, एंड साथ साथ ट्रांजिशन में भी हेल्प हो जाएगी। तो ये सोच के फिर मैं यहाँ पे आया, एंड अभी मेरी MBA के क्लासेस खत्म हो गए हैं मेरे, एंड मैं अभी अगले महीने अपनी एक इंटर्नशिप भी शुरू करने वाला हूँ। तो अभी बस यही चल रहा है। क्या बात है। सबसे पहले मुबारकबाद आपको इंटर्नशिप मिल गई है, क्योंकि सबसे पहले ये जर्नी भी काफ़ी डिफिकल्ट रहती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। हमें नहीं पता कि एक HEC स्टूडेंट के लिए कितनी डिफिकल्ट रहती है, लेकिन हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि वो किस कदर रहती है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी कंट्रीज़ में हम जा सकते थे, अमेरिका, USA, न्यूजीलैंड, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन फ्रांस ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? सो फ्रांस लाइक बाय चांस हो गया। मतलब मुझे ये था कि बाहर जाना है, मुझे USA जाने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है अभी। MBA अगर US में करना है आपको, तो मतलब इन्वेस्टमेंट इज़ डबल जो कि यहाँ पे लगता है जी। तो एक रीज़न से वो USA आउट हो गया। फिर मैंने सोचा यूरोप ट्राई करते हैं। यूरोप में मैंने 5 स्कूल्स में अप्लाई किया था, INSEAD, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LBS और HEC। तो उसमें मेरा ऑक्सफोर्ड और HEC में हुआ था सिलेक्शन। HEC वालों ने थोड़ी स्कॉलरशिप ज़्यादा दे दी, तो मैं सोचा ठीक है HEC चलते हैं फिर। काफ़ी बढ़िया। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में जो यूनिवर्सिटीज़ थी आईवी लीग मेनली वो सारी हैं, और उनमें से भी सबसे पहले ऑक्सफोर्ड और HEC में उनका आया है। तो ऑक्सफोर्ड ना लेके उन्होंने HEC सेलेक्ट किया है, तो हो सकता है, जाहिर सी बात है कि HEC में कुछ ना कुछ वो बात तो ज़रूर रही होगी जो उन्होंने इसको सेलेक्ट किया है। उसको भी हम वीडियो में आगे समझने की कोशिश करेंगे। पर शुरुआत में अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो प्री एडमिशन फेज़ होता है, कि एडमिशन करने से पहले जो आदमी देखने की कोशिश करता है कि मेरी यूनिवर्सिटी कैसी हो और कैसे मैं अप्लाई करूं, तो वो स्कूल हंटिंग जर्नी के दौरान जो आपका टाइम था उससे हमें थोड़ा रूबरू करवाएं कि वो कैसा था। सो देखो, सबसे पहले तो मैंने देखा था कि MBA करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप GRE दो या तो GMAT दो। तो मेरा पहला स्टेप था कि मैं GMAT में अच्छा स्कोर लेके आऊँ, उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद देख लेंगे यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। तो GMAT दिया मैंने, 3-4 महीने मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से जॉब के साथ साथ। उसके बाद जब मैंने GMAT दिया तो 730 स्कोर आ गया, विच आई थॉट के क्योंकि मुझे US जाना नहीं था, तो मुझे लगा कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कोर अच्छा ही है। अच्छा। तो एक बार फिर मेरा GMAT स्कोर आया, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखनी शुरू की। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे डाला एक तो कि मतलब रैंकिंग्स क्या क्या हैं। QS और फाइनेंशियल टाइम्स दोनों रैंकिंग में HEC वाज काफ़ी अच्छा था। एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मैं जब स्कूल्स देख रहा था, तो उसमें थोड़े बहुत नाम यही थे कि HEC हो गया, INSEAD हो गया, LBS, कैम्ब्रिज, स्पेन के 2 स्कूल्स थे, ESADE, ISC और IE, एंड स्विट्ज़रलैंड का था एक IMF। ठीक है। तो अब ये सब थोड़ा चेक करके मैंने देखा कि मतलब कौन कौन से स्कूल्स अच्छे लग रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड वाले में गया नहीं, क्योंकि वो भी बहुत महंगा था। अच्छा। एंड स्पेन मुझे जाने का इतना ज़्यादा मन नहीं था। ठीक है। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि फ्रांस एंड UK में जो स्कूल्स हैं बेस्ट, उनमें अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उनमें फिर लाइक आई सेड, जो मैंने स्कूल्स बताए उनमें फिर मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करते टाइम एक तो तुम्हें पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है एक, मतलब इनके एप्लीकेशंस वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके हिसाब से आपको एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी बनानी होती है कि मतलब मैंने ये ज़िंदगी में ये किया है, और अब मेरा मतलब नेक्स्ट स्टेप, ड्रीम स्टेप यही है कि तुम्हारे कॉलेज में आऊँ मैं। और उसमें 2 चीज़ें मेनली बतानी होती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज को आके ऐसा कर दूंगा कि तुम तोप बना दूंगा, और तुम्हारे कॉलेज में आके मैं खुद भी तोप बन जाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप अच्छे से अपने एडमिशन्स एसेज में क्या कहते हैं सिग्निफाई कर पाओ, तो फिर आपका चांस काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब बोले तो एक बार को एम्बॉडी करना पड़ता है आपको ये सारी चीज़ें, कि किसी और को बिलीव करवाने से पहले आपको खुद को बिलीव करवाना पड़ता है कि
मैं अगर पैदा भी हुआ तो जिस मुहूर्त में चांद सितारे जिस जगह पे अलाइन थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं HEC पेरिस में आना चाहता था। तो आप शुरुआत से उसका दर बना के चलते हैं और फिर ही शायद आप यहाँ पे पहुँच पाते हैं। Exactly. तो एक चीज़ मैंने आपसे सुनी, आपने कहा कि GMAT सबसे पहले आपने दिया, तो हम समझना चाहेंगे कि GMAT वैसे कंपलसरी था यहाँ पे या बेसिकली एक होलिस्टिक प्रोफाइल हो तो भी हो सकता है आपका? यार देखो, GMAT सो फर्स्टली ऑप्शन रहता है, GMAT या GRE में से आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है। अगर आपको MBA स्पेसिफिकली नहीं करना या मैनेजमेंट स्पेसिफिकली नहीं करना, यू आर लुकिंग एट के मतलब मास्टर्स साइंस में भी कर सकते हैं, फाइनेंस में भी कर सकते हैं और ये भी ऑप्शन रख सकते हैं, तो GRE भी दे सकते हो। GRE भी दे सकते हैं। एंड नाउ सेकेंडली आप GMAT के लिए एग्जाम्पशन भी मांग सकते हो। ओके। बट वो इट्स मोर द एक्सेप्शन देन द नॉर्म। सो बेसिकली उसके लिए फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यों GMAT के लिए एक्सेप्शन मांग रहा हूँ। ओके। तो यू कैन, आई डोंट रियली नो किसी ने एक्सेप्शन लिया है, जिसने एक्सेप्शन लिया हो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, बट हाँ GMAT GRE में से आप कोई भी दे सकते हो एंड अंडर सम सर्कमस्टेंसेस यू कैन टेक एन एक्सेप्शन। Normally you would recommend that one should definitely go for GMAT हाँ। because in our opinion as much as I know, मतलब जितना मैंने भी अभी तक देखा है कि अगर आप एक बार को GMAT दे भी रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल एनहांस ही हो रही है in any sense। एंड अगर स्पेशली जैसे मेरा कॉलेज का CGPA बहुत अच्छा नहीं था, मतलब आई वाज अराउंड 7 आउट ऑफ 10, तो GMAT एक तरह से वो आपका कॉम्पेंसेट करता है कि अगर आपका GMAT स्कोर काफ़ी अच्छा है तो फिर वो आपका ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। GMAT या फिर GRE, आई डोंट रियली थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। GMAT GRE आप दोनों दे सकते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं कि उनकी CGPA ज़्यादा नहीं थी। मेरी खुद की CGPA बहुत कम थी अपने टाइम पे, लगभग इनसे भी हल्की सी कमी थी। तो लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 7/10 लाख के भी आप HEC पेरिस जैसी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक इंस्पिरेशन की तरह ही है। वो भी मतलब इंस्पिरेशन है, वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी लाइक रेगुलरली टॉप 10 में आती रहती है। आई थिंक जो लेटेस्ट फाइनेंशियल टाइम्स अभी हम हमारे HEC के पेज पे डाला था उन्होंने, आई थिंक 6 नंबर आया है इसका वर्ल्ड में, व्हिच इज क्वाइट गुड। आई फील 6th इन द वर्ल्ड, 6th रैंकिंग वर्ल्ड में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और अगर हम दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि एग्जीक्यूटिव MBA में 2nd रैंक है इसका वर्ल्ड वाइड, और फ्रांस में तो नंबर 1 होगा शायद। और साथ ही साथ MIM का रैंकिंग यहाँ पे फ्रांस के अंदर नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड वाइड रैंक 2nd है आफ्टर मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन। हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी इसके साथ साथ। तो काफ़ी बेहतरीन आप नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नॉट एट ऑल। और जैसा हमने पिछली किसी बात में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सफोर्ड और आपका इसमें HEC में आया था, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही क्यों आपने चूज़ किया, और कुछ और ऑक्सफोर्ड भी तो चूज़ कर सकते थे और भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी चूज़ कर सकते थे। मेन रीजनिंग इसके लिए क्या थी? सो एक तो ये HEC यूनिवर्सिटी मेनली मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ही है जी, लेकिन इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है MIM हो गया, MIF हो गया, वो ज़्यादातर मतलब मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंसल्टिंग इन सब इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा केटर्ड है। सो एक मुझे वो फैक्टर लगा क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रैंक्ड है, लाइक यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, बट उसमें प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं एंड उसमें स्पेसिफिकली MBA का उतना अच्छा नहीं है जितना HEC का है। वो मुझे एटलीस्ट मुझे वो फील हुआ। एक तो वो रीज़न था कि मैंने HEC चूज़ किया, प्लस जब मैं एडमिशन ले रहा था तब न्यूज़ आई थी कि मतलब UK फॉर द फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम में रिसेशन में गया था, तो वो भी मेरा एक फैक्टर था कि UK की इकोनॉमी तो आज के टाइम में कहीं की भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट यूरोपियन इकोनॉमी इज अ लिटिल मोर रेजिलिएंट देन UK। तो वो भी एक फैक्टर था, मुझे लगा कि मतलब अच्छा लाइक ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा। लाइक इवन अगर यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, उसका भी प्रोसेस फ्रांस में थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू UK एंड US। तो जैसे मैं आपकी बातें भी सुन रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लर्नेड चॉइस थी आपकी पहले से ही, और ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट बिकॉज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनेटरीली नहीं, आपके दिमाग की भी काफ़ी एनर्जी जाती है इस चीज़ के लिए। तो जाहिर सी बात है आदमी को अपनी रिसर्च कैरी करनी पड़ती है। तो सिर्फ आप ये नहीं देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का रैंक कैसा, आप ये भी देखते हैं कि कंट्री वाइज इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं और साथ ही साथ स्टे बैक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। Exactly. तो अगर हम UK की जैसे इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया, जितना मेरे को याद है कि शायद 1 साल का स्टे बैक मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या जॉब सर्चिंग वीज़ा मिलता है UK में। फ्रांस में वैसे फ्रांस में भी 1 साल मिलता है, लेकिन ड्यू टू दी बायलैटरल जो रिलेशंस है जो इंडिया और फ्रांस के, हम एक बार ही उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बीइंग मास्टर स्टूडेंट है, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। आपको ज़्यादा टाइम मिलता है जॉब सर्च करने के लिए। तो काफ़ी खूब ये भी रिसर्च आपकी थी।
हम इस पे भी थोड़ा कवर करना चाहेंगे कि आपकी नज़र में यहाँ पे कौन कौन से फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। तो जैसे आपका तो हो ही गया, MBA है, एग्जीक्यूटिव MBA भी है, MI MBA, कुछ और भी आपने सुना है कि काफ़ी। हाँ, यहाँ पे बाकी कोर्सेज जो है वो है मास्टर्स इन फाइनेंस, HEC का काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके। HEC का इन जनरल फाइनेंस को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा बेंट ऑफ माइंड है ओके। कि यहाँ के फाइनेंस के फैकल्टी भी बहुत अच्छे रहते हैं, कोर्सेज भी मतलब MBA में भी काफ़ी फोकस था फाइनेंस पे। तो मास्टर्स इन फाइनेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी करके कोर्स है, ओके। वो भी मैं एक दो लोगों को ही जानता हूँ उसमें, बट मैंने अच्छी चीज़ें ही सुनी है उसके बारे में। एंड देन मास्टर्स इन मार्केटिंग भी है। तो ये मेन कोर्सेज हैं, जो ये 6 मेन कोर्सेज पता है मुझे। बहुत बढ़िया। बाकी आई डोंट थिंक बैचलर्स तो नहीं होता यहाँ पे, जितना मुझे पता है। वो भी है, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये कोर्सेज फ्लैगशिप तो हैं ही, और इन जनरल भी वैसे ये ज़रूरी रहता है कि आपका जो कोर्स है आप उसकी रैंकिंग देखें। लेकिन जब आप HEC जैसे स्कूल में आ जाते हैं तो HEC का नाम ही मेरे ख्याल से काफ़ी रहता है काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में। स्पेशली फ्रांस में स्पेशली HEC का बहुत नाम है। लाइक अगर आप जैसे MBA बहुत मतलब इनका मेन कोर्स ऐसा सच नहीं है, बट इवन फॉर MBA जब हम लाइक अप्लाई करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह में तो HEC वो नाम का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, सही बात है। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब लोग अप्लाई कर रहे होते हैं इन चीज़ों के साथ, और एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो आप अगर कैंपस टूर वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने दिखाया हुआ है कि बहुत सारी जैसे एम्पी थिएटर्स हो गए या फील्ड्स हो गई, वो स्पॉन्सर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी या बिग कॉन्ग्लोमरेट रहता है। फॉर एग्जांपल इस फील्ड में भी जो हम रग्बी फील्ड के सामने बैठे हैं, ये स्पॉन्सर्ड बाय नेटिक्सिस है। आप इसको देख सकते हैं हमारी कैंपस टूर वाली वीडियो में भी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। तो मैं पूछना चाहूँगा कि HEC क्योंकि इट्स लाइक क्रेम de la creme, राइट? वी से कि ये वन ऑफ द आईवी लीग, वन ऑफ द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल है। तो इनके कोलैबोरेशन किस किस्म की कंपनीज़ के साथ रहते हैं, या आपने कुछ सुना हो कि कोई पर्टिकुलर कंपनीज़ जिनके साथ कोलैबोरेट करती हो? सो कोलैबोरेशंस के मामले में ऐसे इंडिया वाला सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे कि जैसे इंडिया में आपको कॉलेज में प्लेसमेंट्स होते हैं। ओके। तो वो सिस्टम एज सच किसी कंपनी के साथ नहीं है। ओके। बट कोलैबोरेशन इस टाइप के हैं जैसे हमारे MBA में सर्टिफिकेट होते हैं, MIM वाले भी कर सकते हैं जो जी। उसमें एक सर्टिफिकेट लग्जरी सर्टिफिकेट है, वो कार्टियर के साथ होता है। उसमें कार्टियर वाले लोग आके आपको क्लासेस भी लेते हैं बीच बीच में। फिर मेरा एक फ्रेंड एक पेमेंट सर्टिफिकेट है, वो वर्ल्ड लाइन के साथ होता है, यहाँ पे बड़ी कंपनी है काफ़ी। और मेरे एक फ्रेंड को उसी के थ्रू इंटर्नशिप मिली थी कि मतलब उसने सर्टिफिकेट किया था, वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट हुआ था जो कंपनी में जो काम करता है बंदा उससे, एंड उसके थ्रू नेटवर्किंग हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, बट एटलीस्ट आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे लोग भी क्लब्स वगैरह का भी काफ़ी कल्चर है, तो लोग बुलाते रहते हैं ये लोग के मतलब अलग अलग कंपनीज से। एंड गेस्ट लेक्चरर्स भी, जैसे मिशलिन से एक बंदा आया था हमारे, काफ़ी हाई पोस्ट पे एक बंदा आया था हमारी क्लास लेक्चर्स लेने। ओके। तो ये सब चीज़ें मतलब आई फील कि यहाँ पे हैं अच्छी, कि आपको कंपनी के साथ कोलैबोरेशंस हो जाते हैं इवन दो डायरेक्ट प्लेसमेंट ना हो। तो मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी बहुत एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी बढ़िया लगता होगा जब आप ऐसे क्लास में बैठे हैं जहाँ पे एक सिर्फ महज एक टीचर नहीं आ रहा है, एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल आ रहा है जो अपनी फील्ड को जानता है। ये क्योंकि मेरे ख्याल से किताबी ज्ञान और जो एक असली एक्सपीरियंस वाला ज्ञान होता है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से ये भी एक चीज़ मैटर करती है कि जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल आता है कई बारी वो एक बेहतरीन टीचर भले ही ना हो, लेकिन उनके पास जो गोल्ड ऑफ नॉलेज है वो अपने आप में एक अलग चीज़ आपको प्रेजेंट करती होगी। नॉलेज भी, आई थिंक इंडस्ट्री प्रोफेशनल का ये भी फ़ायदा होता है कि आप उससे एक बार कनेक्शन बनाओ, अगर आप रीच आउट करो, वो आपसे बात वगैरह करेगा, अगर इवन दैट एक बार बंदा आपको वो जान ले, तो आप बाद में जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आप उसको रीच आउट कर सकते हो कि भाई देखो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, आपसे यहाँ पे बात की थी मैंने, और वो अपने नेटवर्क में फिर आगे आप लोगों को कनेक्ट कर, आपको बाकी लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। एंड टीचर्स का भी मैं ये बोलूँगा, यहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स जो मैंने देखे हैं वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी रह चुके हैं, रिटायर्ड, मतलब रिटायर्ड। हाँ, तो जैसे हमारा एक स्ट्रैटेजी में प्रोफेसर था, वो 23 साल मैकेंजी में पार्टनर रहा था। क्या बात है। और उसके बाद फिर हमें पढ़ाने आया था। आई थिंक वो बंदा फ्रांस में नाइट भी है। नाइट है फ्रांस में। हाँ, तो ऐसा एक प्रोफेसर था, एक दूसरा प्रोफेसर था, वो कई साल बेन में पार्टनर रह के आया था स्ट्रैटेजी पढ़ाने हमारी। तो यहाँ पे मैं प्रोफेसर्स का भी ये देखूँगा, प्रोफेसर्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ऑफ कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको 100% अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे, एक दो प्रोफेसर्स मिलेंगे जिनका पढ़ाने का स्टाइल आपको थोड़ा बोरिंग लगे या फिर समथिंग, बट मेजॉरिटी प्रोफेसर्स आर लाइक
वेरी गुड यहाँ पे। सही बात है। तो अगर हम जैसे इन्होंने प्रोफेसर्स की बात करी तो वो तो हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छी फैकल्टी यहाँ पे है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करें तो जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के साथ अगर कोई हेल्प मिलती है आपको स्कूल की तरफ से, फॉर एग्जांपल किसी किस्म का वीज़ा या लेट्स से कोई यहाँ पे आ रहा है अपार्टमेंट हंटिंग करनी है या किसी किस्म की जॉब ढूंढनी है, तो स्कूल आपको किस तरह से मदद करता है उसके लिए? या तो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब डबल साइडेड है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में जैसे वीज़ा के तुमने मेंशन किया, वीज़ा के लिए हेल्प करता है स्कूल अच्छे से जी, है ना। जब तुम यहाँ पे आते हो तो तुम्हारी क्लासेस होती हैं, एक कैफ की क्लास होती है कि तुम्हें बताया जाता है कि कैफ है यहाँ पे, कोई असिस्टेंस चाहिए तो हमें इस मेल पे मेल करो। सॉरी, कैफ की एक पर्टिकुलर क्लास होती है आपकी? एक क्लास होती है जिसमें बताते हैं कि मतलब तुम्हें कैफ मिलेगा एंड कैसे कैसे अप्लाई करना है। दे डोंट से पूरा प्रोसेस नहीं बताते हैं, बट मेजरली बताते हैं कि तुम अगर एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे जाओ एंड ऑल। फिर शुरू में जैसे जब हम फ्रांस आप भी जब आए होगे तो तुम्हें अपना वीज़ा वैलिडेट करना होता है, वो VLSTS लेना होता है, तो उसका एक अलग से सेशन बैठाया था कि मतलब सबको करवाया था हाथों हाथ कि भाई यहाँ पे एक क्लिक करो, यहाँ पे मतलब वो सब प्रोसेस अच्छा था, काफ़ी बढ़िया। फिर यहाँ पे एक फैकल्टी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन है, वो वीज़ा रिलेटेड तुम्हारा जितने भी क्वेरीज हो वो काफ़ी अच्छे से हेल्प करती है। तो इस मामले में तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बट नाउ कमिंग टू लाइक जनरल एडमिन स्टफ के मतलब तो यहाँ पे थोड़ा पेस फ्रांस वाला ही है कि तुम्हें अगर कुछ काम करवाना है, तुम्हारा रूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर 2-3 दिन लगेंगे तुम्हें कुछ भी काम करवाने में। एंड लास्ट थिंग यू आस्क्ड वाज करियर सेंटर। देखो यार, मुझे तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा, क्योंकि आपको प्लेसमेंट अगर ढूंढनी है, इंटर्नशिप ढूंढनी है, जॉब ढूंढनी है, तो वो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। सही बात है। एंड करियर सेंटर में थोड़ा ये लोग इवेंट्स वगैरह करवाते हैं कि कंपनी को बुलाएंगे, नेटवर्किंग सेशन करवाएंगे, बट वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते। एंड जो इनके करियर कोचेस हैं, एटलीस्ट मतलब मेरा करियर कोच वाज स्टिल गुड, क्योंकि मुझे टेक में था और वो बंदा माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। तो मुझे अपना करियर कोच तो सही लगा, बट जो मेरे बैचमेट थे जिनको जैसे कई लोगों को कंसल्टिंग या फिर लग्जरी या फाइनेंस इन सब में जैसे जाना था, तो उनको करियर कोचेस से उतनी हेल्प नहीं मिली। तो यार इन टर्म्स ऑफ करियर सर्विसेज आई वुड से कि HEC का उतना अच्छा नहीं है। दैट इज़ द वन ऑफ द प्लेसेस जो थोड़ा लैकिंग है। और इस बात को सुन के मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ आपके स्कूल की प्रॉब्लम होगी, इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ये हमने अपने स्कूल में भी ये नोटिस किया कि जब आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एज अ सपोर्ट मैक्सिमम जो ऑफर किया जा रहा है वो बस है कि आपको CV बनाना बता देंगे, भाई CV में ऐसे डालो, ये कर दो, इस जगह अप्लाई करो। तो मैं एक ही CV, सिर्फ मेरी बात नहीं, मैं जितने भी अपने दोस्तों को भी लेके गया, मैं एक ही CV जितनी भी बारी लेके गया, हर बारी उन्होंने कुछ ना कुछ नुक्स बताया, जबकि पिछली बारी मैं उसको ही करेक्ट करके लेके आया था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है। और इन दी एंड मैंने कुछ चेंज नहीं किया उसमें, क्योंकि मेरे को लगा कि जो मेरा CV है वो ठीक है। और उसी CV के साथ मैंने 2 इंटर्नशिप एक अप्रेंटिसशिप उससे पाई। तो आपको वे इन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपने रखनी, क्या नहीं रखनी। हर कोई बंदा अपनी कहानी सुनाएगा, और किसी की कहानी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो कहेगा कि ये ऐसे कर दो। तो मेरे ख्याल से इन दी एंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलना पड़ता है कि जो आपके लिए काम करे। वैसे एक क्विक क्वेश्चन अगर इसके बारे में आपको पूछ ले, तो आपका CV सिंगल पेज है या कई पेज वाला है? मेरा तो अभी तक तो सिंगल पेज ही है। कई बार एडिट वगैरह करना पड़ता है, अगर 1-2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा डाले तो नीचे इंटरेस्ट वगैरह हटा देता हूँ मैं। वो हटाना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट अभी तक तो 1 पेज वाली CV चला रहे हैं। ठीक है। एक और ऐसा ही छोटा सा सवाल, आपकी CV में फ़ोटो है या नहीं? अभी तो नहीं है, शुरू में मैंने डाली थी, बट उसके बाद हटा दी मैंने कि भाई एक तो फ़ोटो जगह बहुत लेती है। विदाउट फोटो वाले भाई। एक और चीज़, आपने इंट्रोडक्शन डाल रखा अपने CV में या नहीं? समरी पहले मैंने 3-4 लाइन की डाली थी, फिर मुझे एक काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स ने बताया कि एक काम करो, तुम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन डालो बस। ठीक है। तो फिर मैंने उसको छोटा करके अब 2 लाइन का कर रखा है। तो दोस्तों यही वाली बात है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे आपके लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो आप स्किप भी कर सकते हैं स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो एक साथ देखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे को दी। अब हम थोड़ा डीप जाना चाहेंगे आपकी पढ़ाई वाले एलिमेंट के अंदर। तो जैसे आपने स्कूल के बारे में बताया, आप अपने कोर्स के बारे में कुछ हाईलाइट शेयर करें कि सबसे पहले आपका कोर्स क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, एज करियर एस्पायरेंट जो अपने करियर में बढ़िया करना चाह रहा है। ओके, सो मैं थोड़ा पहले कोर्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बिल्कुल। तो बेसिकली 16 महीने का प्रोग्राम है। ओके। उसमें से 4 टर्म होते हैं, 4-4 महीने के। ठीक है। तो पहले जो 8 महीने होते हैं, पहले 2 टर्म, वो होता है कॉमन फेज होता है सभी स्टूडेंट्स का, एक सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेम मतलब आपका क्लासेस रहेंगी।
ठीक है। और उसमें वो बहुत इंटेंस होता है कि मतलब आप उस 8 महीने में आपको एज सून एज यू कम आपको क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपके ग्रुप्स बनेंगे। एक तो MBA में स्पेशली, क्योंकि एक MBA का एक सबसे बड़ा लर्निंग ये होता है कि आप हाउ डू यू मैनेज टीम्स, हाउ डू यू मैनेज पीपल अराउंड यू, राइट। एंड स्पेशली ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि फाइन लाइक अगर आप मैनेजर हो, आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि भाई तू ये काम करके दे मुझे, बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे टू मैनेज पीपल। राइट। तो यहाँ पे क्योंकि सब इक्वल हैं, सब क्लासमेट्स हैं, तो काम निकलवाने के लिए आपको सॉफ्ट पावर या फिर थोड़ा इन्फ्लुएंस या फिर थोड़ा परसुएजन वगैरह यूज़ करना पड़ता है, डिप्लोमेसी, एग्जैक्टली। तो वो लर्निंग काफ़ी आई थिंक ज़्यादा मिली है मुझे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के लिए जो आपके असाइनमेंट्स रहेंगे वो ग्रुप में रहेंगे आपको, एंड ग्रुप असाइन होते हैं एंड वो दे ट्राई टू मेक श्योर, जैसे हमारे बैच में 40 के ऊपर नेशनलिटीज़ थी। क्या बात है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन वो ऐसा इंश्योर करने की कोशिश करता है कि हर ग्रुप में अलग अलग नेशनलिटी से लोग हों और अलग अलग बैकग्राउंड से भी लोग हों। ओके। कि मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक वगैरह हर मतलब बहुत ही डाइवर्स ग्रुप बनाते हैं। ओके। तो जब आप हर चीज़ के लिए ऐसे ग्रुप्स में काम करते हो तो आई थिंक आपको पीपल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छे से आता है। सही बात है। सेकेंडली, पहले जो 8 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, तो उसमें Okay. टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से करना पड़ता है। एक तो हेक्टिक होते हैं, एक तो पढ़ाई हेक्टिक होती है, जी फिर आप आते ही इंटर्नशिप्स वगैरह ढूंढने लग जाते हो, जी जी जी। है ना। और ऊपर से आपको पहले टर्म में आप आओगे, पहले टर्म के एंड में आपके इलेक्शंस होंगे कि आप सेकंड टर्म के लिए क्लब्स वगैरह बनाते हो। जैसे कि अब आपको अगर टेक क्लब, जैसे मैं टेक क्लब का प्रेसिडेंट था, ओके। तो उसके लिए मुझे एक टीम बनानी थी पहले। ठीक है। फिर अगर अकेली टीम है तो ठीक है, अगर 2 टीम्स हैं तो फिर इलेक्शन होगा, पूरा बैच वोट करेगा, ठीक है। तो उस सब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है। एंड सेकेंड टर्म में आते ही आपको फिर अपना सारा क्लब का काम भी करना पड़ता है। ठीक है। सो एट एनी पॉइंट आपका एक तो पढ़ाई चल रही होगी, असाइनमेंट चल रहे होंगे, ठीक है। ऊपर से साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, जैसे आपका क्लब का काम हो गया, आपके इंटर्नशिप एप्लीकेशंस हो गए, एंड साथ साथ MBA एक बहुत ही ज़्यादा सोशल कोर्स भी है, Okay. क्योंकि हम लोग सब इसी कैंपस पे रहते हैं। जी। एक अराउंड 150 का बैच है, तो सब लोग एक दूसरे को एक तो जानते भी हैं, ऊपर से बहुत सारी पार्टीज वगैरह भी होती हैं, विच इज़ मतलब आप स्किप करने को स्किप कर सकते हो, बट पार्टीज एक तो मज़ेदार भी होती हैं। सही बात है। और ऊपर लोगों को से जानने का लोगों मौका को भी। जानने का मौका भी, आपको नेटवर्क वगैरह अच्छे से बनाना है अगर। और किसको पता कि यही लोग आगे चल के MD CEO वगैरह यही बन सकते हैं। मोस्टली तो- बनेंगे हाँ। इज माई होप कि मतलब बाकी मेरे बैचमेट्स अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूँगा। बिल्कुल करेंगे। तो हाँ, तो पहले 8 महीने में ये कोर रहता है। इसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, फाइनेंस के, आपके स्ट्रैटेजी के सब्जेक्ट्स, मार्केटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एंड हर सब्जेक्ट्स में असाइनमेंट्स आर इन ग्रुप्स। ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। देन द नेक्स्ट फेज कम्स। सो नेक्स्ट फेज थोड़ा सा रिलैक्स होता है। उसमें बेसिकली थर्ड टर्म में आपको जो करना है कर सकते हो। एक जैसे मैंने सर्टिफिकेट्स मेंशन किए थे जो अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप करके होते हैं, ओके। आप वो कर सकते हो। आप चाहे तो अपना पूरा समर फ्री रख सकते हो पहले इंटर्नशिप्स करके। Okay. अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो वो कर लो। अगर आप चाहो तो एक CDL करके प्रोग्राम है जहाँ पे आप स्टार्टअप्स के साथ काम करते हो, जो कि Okay. मैं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल फेज रहता है। तो अगर मैं सही समझा तो शुरुआत के 8 महीने जो आपने कहा कि उसके दौरान काफ़ी इंटेंसिव रहेगा, हाँ। सारी ये क्लासेस वगैरह चलेंगी, काफ़ी इंटेंसिव, और सारी एक्टिविटीज़ और वगैरह सबका रहेंगी, सेम रहेगा। सबका सेम रहेगा। तो अगले जो 6 महीने आपने कहे, उस 6 महीने के दौरान, इस डिग्री के दौरान ही आपको इंटर्नशिप करनी होती है, या मतलब कर सकते हो कर आप, सकते हैं आप? क्योंकि MBA के लिए एक रिक्वायरमेंट रहता है कि कम से कम आपका मिनिमम 2 साल, बट यूजुअली लोगों का 4-5 साल एक्सपीरियंस रहता है MBA से ओके पहले। ओके ओके। तो इंटर्नशिप जिसको करनी है वो कर सकता है, नहीं ठीक है। करनी तो फिर आप नहीं भी कर आपकी सकते अपनी हो। मर्जी। अगर करनी है और नहीं मिली तो फिर वो भी एक मतलब होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इंटर्नशिप नहीं मिली या वो नहीं करना चाह रहा है, तो वो ना तो उसकी क्लास होगी या हाँ। क्लास होगी उसकी? उसकी क्लास नहीं होगी तो वो एक सर्टिफिकेट कर सकता है, जिसमें वो Certificate कर मतलब जैसे मैंने बताया था कंपनी के साथ टाइप होके कोर्सेज ठीक है, होते हैं, वो ठीक है। कर सकते हो आप। या फिर आप नॉर्मल क्लासेस कर सकते हो। बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट्स अलग से करने होते हैं। ओके। अब वो 5 सब्जेक्ट्स आप इंटेंसिव वीक्स में कर सकते हो अपने, ताकि आपका समर फ्री रहे, आपको कुछ करना है तो, या फिर आप समर में भी कर सकते या हो। समर में कर सकते हो, तो आपका पूरा टाइम खाली नहीं रहेगा। हाँ। वैसे HEC में जितना हम अभी तक देख रहे हैं, आपका खाली टाइम भी बहुत ही माड़ा नहीं है। यहाँ पे जिस हिसाब से आप बैकग्राउंड वगैरह भी हमारा देख रहे हैं, और आप कैंपस टूर वाली वीडियो में भी देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत इनका कैंपस है। फिलहाल आज तक हमने जितने भी कैंपस विजिट किए हैं, सबसे खूबसूरत कैंपस, तो आपको बधाई हो सबसे पहले इस बात के लिए। बहुत बढ़िया कैंपस में है। तो ये काफ़ी सही चीज़ थी। एक चीज़ पे मेरा ध्यान गया, हम जिस टाइम बात भी कर रहे थे, मेरे को याद आया कि आपने कहा कि आपके मेंटर के साथ रिलेशनशिप के हिसाब से मेंटर मैटर करता है कि आपको किस किस्म की रिकमेंडेशंस मिल सकती है या आप कैसे आगे कर सकते हैं। तो उस पर मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, क्योंकि जिस स्कूल से मैं आ रहा हूँ, या तो मैंने ये चीज़ अवेल नहीं करी, पर मैंने जनरली भी जितना देखा, हमारे यहाँ पे मेंटर नहीं थे।
तो ये मेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप टच कर सकें। सो वो ओके, सो बिफोर दैट मैं एक बार स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, जो ठीक कि है। लास्ट फेज था पढ़ाई का। ओके उसके बाद आई विल टच ऑन दैट। ओके सो लाइक आई सेड, समर का मैंने बता दिया आपको। जी सो फाइनल टर्म में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन करते हैं हम लोग। सो स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हो, आई थिंक 6-7 रहती हैं। स्ट्रेटजी, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी, ये सस्टेनेबिलिटी, एक डीप टेक इन्होंने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है आई थिंक हाँ, यही 5 है मेनली। एडवांस मैनेजमेंट करके भी है क्या। ओके तो स्पेशलाइजेशन में आपके बेसिकली उस स्पेशलाइजेशन के ही कोर्सेज रहेंगे, सबके अलग अलग कोर्सेज रहेंगे। ओके एंड उसमें आपको मतलब और बेसिकली डीप डाइव करेंगे। नाउ एमबीए का एक कुछ लोगों का ये भी मतलब कंप्लेन रहती है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते, जैसे फाइनेंस का हो गया या फिर स्ट्रेटजी का हो गया, विच आई फील के इज़ फेयर इनफ, क्योंकि मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, आपको बहुत हार्ड स्किल चाहिए, जी स्पेशली फॉर टेक एंड फाइनेंस, जी तो एमबीए में आपको वो नहीं मिलेगा। एमबीए इज़ मोर ऑफ अ जर्नलिस्ट डिग्री वेयर यू आप लीडरशिप एंड पीपल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है, ओके विद इनफ नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स कि आप अगर आप किसी कंपनी में इन सब सब्जेक्ट्स इन सब चीज़ों पे काम करो तो आप एकदम ही ब्लाइंड ना जाओ। ओके लाइक आपको ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे आप, बट जनरल आइडिया आपको हर चीज़ का मिल जाएगा। जी तो हाँ, तो एकेडमिक्स का ये सीन रहा है। ठीक है नाउ कमिंग टू द मेंटरशिप वाला क्वेश्चन। सो सबको नहीं, सो यहाँ पे एक प्रोग्राम है दी एग्जीक्यूटिव कमेटी करके, टीईसी प्रोग्राम कहते हैं। ओके अब तो उसका नाम चेंज होकर लीडरशिप फेलोज हो गया है, ओके बट वो मुझे प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्या था, एक आपको मेंटर असाइन होता है जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी एल्डरली मेंटर है। जैसे माई मेंटर वॉज 82 ईयर्स ओल्ड, वाओ एंड इसमें आपको आपको अप्लाई करना होता है। ओके एप्लीकेशन के बाद 3 ग्रुप्स बनते हैं, तीनों ग्रुप्स को एक मेंटर असाइन होता है। एंड एक ग्रुप में, जैसे मेरे ग्रुप में 12 लोग थे, एंड वो जनरली ऐसे वो ट्राई करते हैं कि एक नेशनैलिटी से एक ही इंसान को लें, ताकि काफ़ी डाइवर्स ग्रुप बने। एंड वो मेंटर्स आर लेस ऑफ प्रोफेशनल मेंटर्स, लाइक ऑफ कोर्स दे विल हेल्प यू विद योर प्रोफेशनल नेटवर्क्स ऑल्सो, बट वो मेनली पर्सनल आपकी लाइफ के लिए मेंटर्स होते हैं, कि आपको मतलब बिकॉज उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी टॉक अबाउट इज़ कि अगर कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे अगर सीईओ बनना है, तो मैं कैसे क्या अपने आप अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाऊं, किस टाइप का टेम्परामेंट लाऊं। फिर कई सारे पर्सनल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे अगर मुझे कि मतलब कई लोगों का होता है कि भाई मेरी फैमिली अभी है, जैसे एमबीए में कई लोग मतलब ऐसे भी आते हैं जिनके बच्चे हों या फिर कोई फैमिली ऑलरेडी हो, तो कई लोग ऐसी भी बात करते हैं कि मैं कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज किया था, एंड मैं अभी आज की डेट में कैसे मैनेज कर सकता हूँ, हाउ कैन आई ब्रिंग द थिंग्स आई लर्न एट होम टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल इन द ऑफिस। तो ये एंड उसमें आपको एक्सरसाइजेस दी जाती हैं कि मतलब आप अपनी लाइफ इमेजिन करो 10 साल बाद, कि जैसे एक हमारा एक्सरसाइज था जिसमें हमें सबके सामने, ग्रुप के सामने प्रेजेंट करना था कि 10 साल बाद हमारा मेंटर हमारे घर आ रहा है डिनर के लिए, तो पूरा मतलब इवनिंग डिस्क्राइब करनी है कि तुम कहाँ पे रह रहे हो, क्या तुमने खाने में बनाया, तुम्हारा घर कैसा है। क्या बात सो दैट काइंड ऑफ फोर्सेस यू टू थिंक कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, कैसे तुम अपनी लाइफ, तुम्हें फोर्स करता है कि तुम एक तो मैनिफेस्ट करो, इमेजिन करो, एंड उसकी तरफ फिर काम, एक बार तुम सोचोगे तो फिर उसकी तरफ काम भी करोगे। एंड लाइफ गोल्स भी था एक, कि मतलब उसमें बहुत एक हमें वेकेशन में टास्क दिया था कि 5-6 पेज का डॉक्यूमेंट भरना था, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक व्हाट आर योर लाइफ गोल्स, व्हाट आर योर गोल्स विद योर क्लोज रिलेशनशिप्स, कि तुम कैसी रिलेशनशिप रखना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एंड ऑल। तो ये आई फील कि काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम था एज पार्ट ऑफ एमबीए, जिसमें आपको पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मिला। मैं मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं उसको, टेकन अबैक हो गया हूँ थोड़ा सा ये बात सुन के जो भी ये कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जब भी इन स्कूलों में जाते हैं तो आप बहुत सारी जगहों पे ये बहुत ही मेथोडिकल तो रहता है, लेकिन मैकेनिकल हो जाता है। किस सेंस में कि आपको बस बता दिया मार्केटिंग के ये कॉन्सेप्ट, 5 P's ऑफ समथिंग या फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इस स्कूल में आपकी बात सुन के खासकर जो मैं जज कर पा रहा हूँ कि सिर्फ आपको एक अच्छा मैनेजर बनना नहीं सिखा रहे हैं, अच्छा आदमी बनना सिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ, ताकि आप उसको अच्छे से अप्रोच कर सकें। इवन जो आपने एक बहुत प्यारी बात कही थी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, कि एमबीए में जब आप ग्रेजुएट होकर एक मैनेजर बन रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि आप खाली एक आपके पास एक स्किल सेट है, आपको ये भी मैनेज करना है कि कैसे आप डिप्लोमेटिकली लोगों को हैंडल कर पाएँ। तो और ये चीज़ सिखाए, मतलब सीधा एज कॉन्सेप्चुअली नहीं आपको सिखाई जा सकती, आपको उस सिचुएशन में डालना पड़ेगा। तो अगर कोई कॉलेज इस चीज़ को कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस।
नॉट जस्ट करियर एक्सपीरियंस? लाइक ऑनेस्टली मेरा टेक अवे एमबीए से सबसे बड़ा आई थिंक यही रहा है कि मैं एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन अ लॉट, एंड स्पेशली लाइक लोगों को जो मैनेज, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे मतलब बना के रखनी है विदाउट फेकिंग एनीथिंग, जस्ट बाय बीइंग योर जेन्युइन सेल्फ, वो कैसे मतलब अचीव कर सकते हो, वो सबसे बड़ा मेरा सीख रहा है। वैसे तो मैंने फाइनेंस हो गया, स्ट्रेटजी, ये सब तो अच्छे से पढ़ाई की है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक ये यही रहा है। एंड ये आपको क्लासरूम में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ये आपको लोगों के साथ काम करके, इतने सारे एक्टिविटीज़ करके एक दूसरे के साथ, इस चीज़ की मेन लर्निंग आपकी वहाँ से आती है। क्या बात है। हमसे काफ़ी हमारे व्यूअर्स कई बार सवाल पूछते हैं कि देसी इन फ्रांस हम कैसे सेलेक्ट करें अपना कोर्स, किस यूनिवर्सिटी जाएं या कैसे कैसे करें। तो हम उनको जनरली कहते हैं कि 2-3 पैरामीटर है। सबसे पहले आप देखो कि आपकी डिग्री कितने की है, आपको अफोर्डेबिलिटी कितनी बैठ रही है उसके साथ। दूसरा कि किस जगह पे है, मतलब अगर कैंपस इस ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पार्ट टाइम भी करना चाह रहे हैं तो आपको उस हिसाब से सिटी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे नॉर्मली पेरिस है। अगर आप HEC में यहाँ पे इस कैंपस में रह रहे हैं तो आप पार्ट टाइम कैसे नहीं कर पाएंगे। और उसकी रैंकिंग भी आप देखते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों का आप बैलेंस लेके क्रिएट करते हैं। लेकिन इस मैकेनिकल थॉट के बीच मेरे ख्याल से जो बात आपने कही वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है कि आपको एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ कैसी प्रोवाइड कर रहा है स्कूल, जो कि सबसे पहली बात पहचानना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये चीज़ हम तभी पता कर सकते हैं जब उसके स्टूडेंट से बात करें, तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इसको बयान भी करना काफ़ी मुश्किल रहता है काफ़ी लोगों के लिए। लोग थॉट लेवल पे इस चीज़ को बयान नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपकी दाद देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस बात को फ्रेम कर पाएँ और हमारे दर्शकों को बता पाएँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं कम्युनिकेट की जाती बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली। अगर हम अब समझना चाहें कि ये थोड़े बेस लेवल क्वेश्चंस हैं, अभी तो हम थोड़े फिलोसॉफिकल थॉटफुल जग की तरफ चले गए थे, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन की बात करें कि अगर कोई इंडिविजुअल इस स्कूल में पढ़ना चाह रहा है तो इंटरव्यू की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है? अगर मैं आपको सिंपल सवाल पूछूं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कैसे कैसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? ओके, सो मैं MBA के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने MBA के एडमिशन प्रोसेस के थ्रू गया था मैं। ठीक है। थिंक MIF का प्रॉब्ली डिफरेंट होगा। ठीक है। सो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, इनका MBA का एडमिशन प्रोसेस बहुत फास्ट है। आप जब अप्लाई करोगे उसके विद इन 5 वीक्स आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपका, कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। बाकी स्कूल्स में जनरली 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ऐसे इनके एक तो राउंड्स 10-12 राउंड होते हैं, हर महीने एक राउंड जाता है। एक मैंने सेकंड राउंड में जब अप्लाई किया था वो इनका फर्स्ट राउंड आई थिंक सितंबर में होता है। जैसे अगर आप सितंबर 2024 में आया था मैं, मेरा कोर्स शुरू हुआ था, तो फर्स्ट राउंड अगस्त में खुलेगा एंड मैंने सितंबर में अप्लाई किया। सेकंड राउंड में अप्लाई किया था। तो अब उसमें प्रोसेस ये था कि पहले आप एप्लीकेशन भरो। सबसे लंबी एप्लीकेशन HEC पेरिस की थी, इसमें 14 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन में मतलब मैं सब गिनता हूँ कि तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया कि अपना वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करो। फिर 2 क्वेश्चन थे जो ऑप्शनल थे कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप भर दो। ठीक है, जो कि मतलब भर दो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। सही बात है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर आप किसी अपनी ऑल्टरनेट लाइफ इमेजिन करो तो उसमें तुम क्या हो, तो मैंने लिखा था कि मैं राइटर हूँ। तो ऐसे मतलब काफ़ी मतलब होलिस्टिक प्रोफाइल था। थोड़ा पानी भी मारना पड़ता है कहीं थोड़ा अपने आप को ऐसे दिखाना भी पड़ता है। ठीक है, बट हाँ, इनका क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, काफ़ी डिटेल्ड था। ठीक है, एंड विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर इट अलाउज देम टू सी यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स एंड सेलेक्ट गुड पीपल बेसिकली। तो अगर इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात करें तो हमें एक चीज़ ये बताएं कि जो एक बंदा इन क्वेश्चंस को अभी लिखने वाला है, मतलब अभी जस्ट वो बैठा है अपने टेबल पे, अब वो इस असमंजस में है कि मैं कितनी इसमें रियलिटी डालूं और कितना इसमें अपने आप को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दिखाने की कोशिश करूं जिसको HEC सेलेक्ट करेगा। तो आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं? आपने कैसे बैलेंस किया? देखो, जो तुम अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो तो रियल ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज जो भी तुम स्टोरी डाल रहे हो उसको अच्छे से सिग्निफाई करने के लिए तुम्हें बिलीव आनी चाहिए। ठीक है, सही बात। बट सो एक्सपीरियंसेस आपके रियल ही होने चाहिए, बट उस एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा, क्या आपने उसमें फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मतलब मैं EY में इस टीम में काम करता था, उसमें ये काम होता था टीम का। ठीक है, अब उसमें मेरा एग्जैक्टली अगर कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, भले ही मैं उस पर काम नहीं भी कर पाया, बट यू
कैन से कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने काम किया या मैंने ये सीखा उसमें, तो उतना आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी वेरी ग्राउंडेड इन रियलिटी। मतलब जैसे मैंने अपने डिफेंस बैकग्राउंड की बात की कि मैं हर जगह घूमा, ये सीखा। सही बात। फिर मैंने फुटबॉल के बारे में बात की कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, इवन दो मैं किसी लेवल पे नहीं खेला, पर मैंने फिर भी वो मेंशन किया कि जब मैं खेलता था तो मुझे लीडरशिप में ये मतलब मुझे समझ में आता था, टीम बिल्डिंग में ये समझ में आता था। तो ऐसे आप रियल एक्सपीरियंसेस में भी अपने काफ़ी इंसाइट्स आप दे सकते हो, आई फील। एंड इट नीड्स टू बी अ स्टोरी दैट यू कैन बिलीव बेसिकली। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो, अगर थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी है तब भी, मतलब अगर आप खुद, अगर इफ़ यू कैन कन्विंस योरसेल्फ कि ये सच है तो फिर इट्स गुड इनफ। वो सच है, फिर वो सच है बेसिकली, यस। अगर आपने खुद मान लिया है तो वो तो आपके जरिए ही जान सकते हैं, आप ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैटर करता है कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। चमक आप कितनी दिखा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी एक डेप्थ, एक गहराई जरूर होनी चाहिए, वो ऐसा शैलो नहीं रहना चाहिए। तो ये काफ़ी सही चीज़ कही आपने। एक मतलब वो एक लिंक होना चाहिए कि लाइक फ्रॉम कि आपने अब तक क्या किया है जी, एंड जो आपने अब तक क्या किया है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा मतलब आप पॉलिश कर सकते हो जी। दैट नीड्स टू लिंक विद कि आप HEC के बाद क्या करना चाहते हो, राइट। एंड वो जो लिंक है वो HEC है बेसिकली, या कोई भी कॉलेज है, वो आपको ऐसे दिखाना है कि मैं अभी तक मैंने ये किया है और मैंने ये सीखा है, आगे मुझे ये करना है, और जो मुझे आगे करना है उस तक पहुंचने के लिए ये कॉलेज मुझे ऐसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक लिंक की तरह ये एक पोर्शन से आगे लिंक होता चला जाएगा। हम अपने दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहेंगे, फिलहाल यहाँ से एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है पास में, एक पेरिस एयरफोर्स का एक बेस है तो बेस है, जेट हेलीकॉप्टर जाते रहते हैं इधर से, तो अगर आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम फिलहाल। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि आपको लिंक करना पड़ता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, कैसे आपको आपके प्रेजेंट में ला रहे हैं, और ये प्रेजेंट कैसे आपको आपके फ्यूचर के साथ लिंक करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं उन अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल्स की बात करूं जिनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था लेकिन अब उसको वो चेंज करना चाह रहे हैं, मैंने इस फ्रेंच सोसाइटी में आके ये ज़रूर देखा है, जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कि ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल एक तरफ बनती चली आ रही है, एक किस्म से लिंक होती चली आ रही है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि ये इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं अगर आप दूसरी फील्ड से आ रहे हैं। तो जब मैं उन अनफॉर्चुनेट लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा लेट्स से मैकेनिकल का था, लेकिन अब वो फैशन की तरफ जाना चाह रहा है, वो उसका मन उसके लिए कर रहा है, तो ये बंदा कैसे अपनी प्रोफाइल को पोर्ट्रे कर सकता है? और अगर आप किसी दोस्त को जानते हो जिसने ऐसा कुछ किया हो? यार ये आई थिंक एक तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तुम्हारा लक है इसमें, अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशन से बहुत डिपेंड करता है ये। ठीक है, अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, लोग हायरिंग अगर अच्छी चल रही है, तो कंपनीज चांस देने में थोड़ा ओपन रहती हैं कि ठीक है इस बंदे के पास ये पहले एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी इसको चांस दे सकते हैं कि हो सकता है अच्छा कर ले। और अगर मार्केट कंडीशन खराब है तो फिर उनको वही चाहिए होगा जिसके पास ऑलरेडी सेट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो रिस्क कम लेना चाहेंगे। तो कंपनी के मामले में तो मैं ये समझ गया, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें इसको एक स्कूल एप्लीकेंट की तरह, फॉर एग्जांपल HEC पेरिस का बोर्ड इसको किस तरह दिखेगा अगर कोई अपने एक्सपीरियंस को मोल्ड करना चाह रहा है? तो उसमें बेसिकली दो आपको चीज़ें देखनी है। एक तो कि आपके पास ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है, लाइक आपने मैकेनिकल किया, आपको फैशन में जाना है, तो आपकी जॉब में, आपकी पढ़ाई में कोई ऐसे स्किल्स आपने पिकअप किए हैं जो आप दिखा सको कि मतलब देखो मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया जी। तो मैं फैशन के बारे में इतना बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फैशन में पता नहीं क्या स्किल्स होते हैं, मेरा वो उस तरफ है नहीं, बट देयर विल बी सम स्किल्स जो कि दोनों जगह चाहिए होंगे। सही कह रहे हैं आप। सो एक तो वो स्किल्स तुम देखो, वो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ओके, ठीक है, एंड देन फैशन, एंड देन अपनी एप्लीकेशन में तुम ऐसे पोजीशन करोगे कि मतलब मैंने ये काम किया मैकेनिकल में अपना फॉर सम रीज़न, या तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया होगा, या तो मैंने किसी से बात की होगी, या मैं कहीं से तो इंस्पायर हुआ हूँ मैं कि मुझे अब मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ जाना है, फैशन फॉर एग्जाम्पल फैशन। अब इस इंडस्ट्री में जाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में अब तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तुम्हें फैशन प्रोक्योरमेंट करना है, लॉजिस्टिक्स व्हाटएवर, तो मुझे जो काम करना है उस काम करने के लिए मेरे पास ये स्किल्स हैं, थैंक्स टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, एंड जो बाकी स्किल्स नहीं है मेरे पास, वो देन यू हैव टू जस्टिफाई कि मैं यूनिवर्सिटी से मैं कैसे वो स्किल्स पिकअप करूँगा। तो बहुत प्यारी तरीके से आपने इसको समझाया है। आप सबसे पहले अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स ढूंढें, उसके बिहाफ पे बात करें, और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में बताएं कि आप उसको कैसे गेन करेंगे व्हाइल स्टेइंग इन द यूनिवर्सिटी, लाइक हाउ विल द यूनिवर्सिटी हेल्प यू गेन दैट स्किल्स। एंड एक इसका फ्लिप साइड ये भी है कि जब आप एप्लीकेशन में बोल रहे हो कि यूनिवर्सिटी आपको कैसे ये स्किल्स देगी, तो आपको ये भी बताना है कि जो मेरे पास स्किल्स ऑलरेडी हैं वो उसमें यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है, कि मतलब मेरे आने से यूनिवर्सिटी
जो मेरा बैच है उनको क्या मतलब उनको क्या फ़ायदा होगा, यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होगा, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँगा, राइट। तो वो सब भी आपको बताना पड़ेगा। So not only what I'm taking from here, but also what I'm bringing to the table itself. एग्जैक्टली मतलब पैसा दे रहे हो वो तो है ही, बट उसके साथ साथ भी लेके आना पड़ेगा लेके आना तुम्हें। पड़ेगा, तभी HEC में आने का मौका मिलेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, तो सबसे पहले हम ये थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी साइड की तरफ ले गए थे, लेकिन अगर हम सर्कल बैक करें जिस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो सेकंड राउंड में आपने अप्लाई करा, लगभग 14 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, आपको अपने दिल से बातें लिखनी पड़ती है। उसके बाद आपने क्या किया? तो एक बार वो सारे एसेज वगैरह सबमिट हो गए, तो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू होना है कि नहीं होना। ओके। नाउ थैंकफुली HEC का इंटरव्यू प्रोसेस इज अ लिटिल मोर चिल। बेसिकली तुम्हें 2 इंटरव्यू होंगे तुम्हारे, एलुमनाई इंटरव्यूज होंगे, उसमें एडमिशन जरूरी नहीं होगी, उसमें एलुमनाई प्रीवियस एलुमनाइज तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। सो मतलब मैंने ये भी सुना है लोग इंटरव्यू स्टेज में भी रिजेक्ट होते हैं, बट इंटरव्यू स्टेज का मुझे एटलीस्ट ये लगता है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया देन दे वांट टू हायर यू। इंटरव्यू में यू हैव टू गिव देम अ रीजन टू रिजेक्ट यू, तब तुम जाके रिजेक्ट हो गए। ओके। तो मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे, एक फ्रेंच बंदा था जो एक स्विस इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर पोजीशन पे था, एंड दूसरा एक जापानीज लेडी थी जो आई थिंक अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रही है किसी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो ये मतलब काफ़ी डाइवर्स इंटरव्यूज़ रहते हैं, एंड दे ट्राई कि जैसे, एंड उसका रीज़न ये था कि मैंने लिखा था कि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ एंड मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है। तो मतलब वो ट्राई करते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस अलाइन करके आपको ऐसे इंटरव्यूज़ दे जिसमें वो सही से आपको जज कर पाए। तो कितनी मीनिंगफुल इनकी, यहाँ से भी मैं दोबारा टेकन अबैक हो गया हूँ थोड़ा सा इसको समझ के, कि आप जिस फील्ड से आ रहे हैं, ये अपने एलुमनाई नेटवर्क से उस बंदे को खोज के निकालेंगे जिसका थोड़ा रेलेवेंट हो, ताकि ऐसा नहीं कि मार्केटिंग वाला इंटरव्यू ले रहा है लेकिन आप फाइनेंस का कोई भी ज्ञान पिला रहे हैं इधर से उधर का, ताकि आप उनका काट सके थोड़ा बहुत। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप नॉर्मली आपको ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाले लाने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ये भी पता लगता है कि स्कूल अपने एलुमनाई के साथ कितने अच्छे टच में है, कि ऐसे कौन ही अपनी नौकरी छोड़ के तो क्या, पर एक दिन का टाइम निकाल के इंटरव्यू लेगा। आपको लगता है इसमें उनको कुछ पे भी करते होंगे? नहीं, एलुमनाई को पेमेंट आई डोंट थिंक मिलता है, जितना मतलब मैंने सुना है। वो बस क्योंकि एलुमनाई रिलेशंस मेंटेन इतने अच्छे करते हैं ये लोग कि मतलब इनफ पीपल आर हैप्पी विद द प्रोग्राम कि दे वांट के अच्छे लोग आए, दिल से करना चाहते हैं, खुशी से करना चाहते हैं। तो मेरा पहला जो मतलब 2 इंटरव्यूज़ रहते हैं उसमें आपको एक एटलीस्ट फॉर मी मुझे एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी। आई थिंक 50 मिनट का इंटरव्यू था, उसमें पहले 10 मिनट आपको प्रेजेंट करना होता है। और प्रेजेंटेशन आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, और आप कम्प्लीटली मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया था कि मतलब मुझे टेक का बहुत शौक है, स्मार्टफोन्स वगैरह का बहुत शौक है, तो मैंने बस अपकमिंग टेक्नोलॉजी तो अभी AI से क्या क्या चेंजेस आएंगे स्मार्टफोन में, इस पे बेसिकली प्रेजेंटेशन दिया था, विच मतलब पहले बंदे को इतनी पसंद नहीं आई थी, दूसरी जो लेडी थी उसको अच्छी लगी थी। तो 10 minutes presentation and then the rest of the time just interviews. The subsequent questions related to the presentation or questions related to your profile? So both. If they want they can ask you about your presentation or they can also ask you about your profile. तो जैसे मेरा पहला जो जिस बंदे ने इंटरव्यू लिया था उसने मुझसे ये भी पूछा था कि जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल का था, एंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज लोगों का 5-6 साल एक्सपीरियंस रहता है। तो उसने मुझे ये भी पूछा कि तुम लाइक यू विल बी अमंग द यंगर साइड ऑफ द कोहॉर्ट, तो तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, कैसे तुम पेस रख पाओगे, एंड कैसे तुम बाद में HEC को भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो उसका भी मैंने रिस्पॉन्स दिया था कि देखो भाई हाँ ठीक है, मतलब अगर आई थिंक मैंने इनफ सीखा है एंड मैं और सीखना चाहता हूँ, एंड इवन दो अगर मैं यंग हूँ तो मेरे लिए एडवांटेज भी है क्योंकि फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम है सीखने के लिए, एंड जिस लेवल पे लोग बाद लाइक मे बी 3-4 साल बाद पहुँचेंगे उसको मैं थोड़ा सा और जल्दी अचीव कर पाऊँगा। क्या जवाब है, वाह। तो वो मतलब आप वेरी स्पेसिफिक टू योर सिचुएशन वो क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, और आप फ्रेम कैसे करते हैं, आप गाइड कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू और कोई सारी सिचुएशन में, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस बीच अगर मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँ, इस इंटरव्यू के दौरान जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो यू आर बीइंग जज्ड ऑन द वे हाउ यू प्रेजेंट इट, और यू आर बीइंग जज्ड ऑन लेट्स से इफ अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, तो कि मतलब किस चीज़ के बिहाफ पे वो आपको सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? आई ऑनेस्टली डोंट नो, मतलब अब तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनके जजमेंट का क्या बेसिस है, बट आई फील कि लाइक इफ़ यू एक तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली देखेंगे कि अगर तुम कॉन्फिडेंट होके अपनी स्टोरी सेल कर रहे हो तो एक तो ऑथेंटिसिटी भी आती है कॉन्फिडेंस से, है ना। सही बात। एंड
दूसरा कितना प्लॉजिबल है वो, कि मतलब जो तुम बातें कर रहे हो वो कितना ग्राउंडेड इन रियलिटी है, कितनी सच है, एंड जो तुम्हारे एम्बिशंस है, जो तुम्हारे प्लान्स हैं, ठीक है। वो एक तो ऑफ कोर्स दे नीड टू बी थोड़े से फारफेच होनी चाहिए, कि मतलब यू नीड टू ड्रीम बिग, बट Right. ऐसे भी नहीं कि मतलब तुम कुछ भी बोल रहे हो कि मैं एचईसी में आके मतलब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जॉब मेरी सीईओ ही रहेगी। तो थोड़ा वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है आई फील, बट एग्जैक्ट पैरामीटर सैडली अब मुझे पता आप नहीं नहीं है। बता सकते हैं, लेकिन इन जनरली अगर हम जितना जज करने की कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंटिंग स्किल्स को, प्रेजेंटिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, एंड आई थिंक दे आल्सो लुक फॉर ऑथेंटिसिटी, कि मतलब जो तुम बोल रहे हो Right. कितना बिलीवेबल है एंड कितना कन्विंसिंग है। और डेफिनेटली ये इस बात से भी दिखता है कि जब आप करंटली अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में सबको देखें तो क्योंकि स्कूल काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है आपकी सिर्फ प्रोफेशनल बिल्डिंग पे नहीं, आपकी पर्सनल बिल्डिंग पे भी, Yeah. तो डेफिनेटली उनको ऑथेंटिक बंदे चाहिए होंगे शुरुआत Yeah. से, तभी तो वो जब कन्वर्ट करेंगे एक एलुमनाई में, तभी तो वो एक वो एम्पथी वाला एलिमेंट लाके अपने फ्यूचर वर्टोस कह सकते हैं या जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स को मदद कर पाएंगे। तो आपके इंटरव्यू फॉर एग्जांपल आपके आप पहले इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू में चले गए, इसके बाद क्या होता है? सो मेरे सेम डे 2 इंटरव्यूज थे, Okay. एक सुबह एक दोपहर में, ओके एंड इंटरव्यू के आई थिंक इंटरव्यू के बाद जो अलमना है वो अपना नोट्स एंड अपना ओपिनियन जूरी को बताते हैं, एंड आई थिंक इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद आपको मिल जाता है आपका फाइनल क्या कहते हैं, पहले आपको मिलता है एडमिशन एक्सेप्टेंस, कि Okay. मतलब आप सेलेक्ट हुए हो कि नहीं, ओके एंड उसके 1 हफ्ते बाद आपको स्कॉलरशिप का बताते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है, कितनी नहीं मिली है। ओके ओके ओके। तो इसके बाद जब आपको मिल गया अपना सबसे पहले एक्सेप्टेंस, हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि वॉक अस थ्रू द स्टेट ऑफ योर माइंड व्हेन यू फर्स्ट गॉट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम एचईसी पेरिस, हाउ वाज दैट लाइक, क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त? अरे तो उस दिन मतलब जो डे था वो डेडलाइन, मतलब जनरली बोला था कि इस राउंड में अप्लाई करोगे तो इस दिन तक बता देंगे, ठीक है। तो वो लास्ट डे था, एंड सुबह से मैं मेल चेक कर रहा था, अपना फ़ोन चेक कर रहा था, भाई आया नहीं, एंड भाई पता नहीं मेरी मम्मी का कुछ तो सीन है कि उनको फीलिंग वगैरह आ जाती है कि तो अच्छा कि होगा अच्छा होगा बुरा होगा, तो ठीक उन्होंने कुछ तो बोला था कि अभी 1 बजे कुछ तो मुहूर्त है, अच्छा, एंड इस टाइम पे हमें प्रे करना चाहिए कि अब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए, क्या बात है। एंड मैंने प्रे किया अराउंड 1 बजे। उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं गाड़ी लेके निकल लिया। मैंने मेन नंबर अपना दे रखा था, ईमेल अपना दे रखा था, बैकअप नंबर मम्मा का दे रखा था। मम्मा के व्हाट्सएप पे फ़ोन आया ठीक है कि आपका आफ्टर लाइक अराउंड हाफ एन आवर आफ्टर दैट कि मतलब हो गया आपका एडमिशन। तो मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया कि जब मैं गाड़ी में था कि अरे हो गया तेरा और फिर वो मतलब ऑब्वियसली मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि भाई एक्सेप्टेंस हो गया, अभी पता है आगे एटलीस्ट 1 साल क्या करना है क्या नहीं करना। और वो सारी मेहनत रंग लाई इन दी हाँ, एंड। exactly. और मेरे को ये भी लगता है कि जब आप इन क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, किसी भी लेवल का स्कूल हो, हर जगह ही मेरे ख्याल से अगर आप उसमें अपना दिलो दिमाग डाल के कर रहे हैं तो एक बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस अपने आप में होती है। और एक बारी को अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप किसी दलाल दुलूल के थ्रू नहीं करवाने हैं इसको, अगर आप खुद कर रहे हैं ये सारी चीज़ को, तो मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे कि आपको अपनी आत्मा से सवाल पूछना पड़ता है कि मैं क्यों चाह रहा हूँ इस चीज़ को। और वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहता है, काफ़ी चीज़ें आपको खुद से डेवलप भी करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और इन दी एंड जब ये रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली वर्थ इट होता है। तो साथ ही साथ दोस्तों एक कहावत है कि दवा के साथ दुआ भी चाहिए रहती है। दुआ भी चाहिए रहती तो यहाँ पे दवा तैयारी थी, दुआ माँ की दुआ थी साथ ही साथ, और मुहूर्त वगैरह देख के जब मतलब अच्छे से आ गया। अभी ऑब्वियसली आई डोंट नो क्या वो लेकिन फनी इंसिडेंट था वो, जो हो गया दिमाग में भी है। मेरे ख्याल से मैटर करती है चीज़ें। अगर आप माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि व्हेन यू आर, जब आप एक तो मैंने भी एक काउंसलर लिया था, बट अगर आपको एडमिशन चाहिए और लाइक यू रियली वांट टू सेल योर स्टोरी, तो जैसे मेरा जो था, मैंने मतलब उनको 1500 वर्ड के एसेज लिख के भेजे थे काउंसलर को, कि अपना सारा एक्सपीरियंस मैंने पेपर पे पहले किया, एंड देन काउंसलर ने मुझे हेल्प किया कि उसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, इसको ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि ऐसे का फ्लो ऐसे बैठाना है, वो सब उसके लिए, उस सब के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर। सही बात। बट यू कांट बी लाइक कि हाँ भैया ठीक है मैंने तुझे पैसे दे दिए, अब तू मेरी एप्लीकेशन भर के भेज दे। सही बात। तो एक तो ये चीज़ है, एंड दूसरा जब आप इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस करते हो, एक तो आप लोगों से रीच आउट करते हो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल वगैरह देखते हो, है ना, तो एक सेंस ये भी आती है कि तुम्हें लगता है कि यार ये तो काफ़ी पहुँचे हुए लोग लग रहे हैं, बट मेरा प्रोफाइल हो सकता है उतना स्ट्रांग नहीं है। सही बात है। बट यू नीड टू सी कि जब तुम
अपने लिंक्डइन पे डालते हो अपना एक्सपीरियंस, तो तुम भी बहुत पहुंचा के ही डालते हो। सही बात है। सो यू पीपल ऑफन, एटलीस्ट मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि यू कंपेयर अदर्स बेस्ड ऑन व्हाट यू सी बाहर से, बट यू कंपेयर योरसेल्फ बेस्ड ऑन कि तुम्हें अंदर क्या जो लग रहा असली है। के हैं, तो Exactly. you undersell, you end Yeah, up you getting kind of underselling yourself. end up underestimating yourself. तो Right. वो and when you finally get admission or something, तो फिर वो confirmation आता है, तो वो तुम्हें फिर काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ रिलीफ आता है कि I'm हाँ also there, yeah. या कि मतलब मैं भी अचीव कर सकता हूँ एंड कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया बात कही आपने। इससे हमारे को श्री ओबामा जी का वो वाक्य याद आता है। हम इंस्टाग्राम रील पे देखते रहते हैं कि वो एक बात कहते हैं कि आप यूँ ना सोचे कभी भी कि जो लोग इन बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं कि दे आर समवन, यू नो। जब आप एक्चुअली उन जगहों पे जाके उन लोगों से बात करते हैं, कई बार बहुत पहुँचे हुए लोग भी रहते हैं, पर कई बार ये लोग कुछ भी नहीं होते हैं, और इन जनरल बस इनको वो बैकग्राउंड प्रोवाइड किया गया है कैसे ना कैसे, जिससे वो उस जगह पे पहुंच पाएँ। तो इससे आप अपने आप को अंडरमाइन ना करें, अपने आप को भी समझें, जैसा कि हमारे भाई ने भी कहा। आप जब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं लिंक्डइन पे, वो बहुत ही ब्लोटेड, बहुत ही इन्फ्लेटेड सिचुएशन सब लोग डालते हैं, लेकिन आप अपनी सिचुएशन जब देखते हैं तो वो आप असली सिचुएशन देखते हैं। तो एक ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत आपने अच्छी मेंशन करी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर देसी इन फ्रांस आपकी सेवा में हाजिर है। और अब कंटिन्यू करते हुए, तो जैसे हमारे भाई ने अभी आपके साथ काफ़ी सारा डिटेल डिस्कशन किया है, तो अगर भाई हम बात करें कोर्स की डिज़ाइन की, जो आप HEC पेरिस में MBA पढ़ रहे हैं, तो ये ज़्यादातर प्रैक्टिकली फोकस्ड है या फिर आप थियोरेटिकल चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह देते हैं इसमें? बेसिकली आई वुड से हर कोर्स के लिए कॉन्सेप्ट्स तो थियोरेटिकल ही है, लाइक अच्छे से वो कवर करते हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी है, जैसे स्ट्रैटेजी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया तुम्हारा, एट्सेट्रा, फाइनेंस में तुम्हारा DCF, मॉडलिंग वगैरह सब। बट स्पेशली जो मैंने स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग वगैरह की क्लासेस देखी हैं, उसमें सारे केस स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, लाइक रियल बिजनेस केसेस, जो मतलब अमेज़ॉन हो गया, जैसे हमारा टेक स्ट्रैटेजी एक कोर्स था, उसमें हर क्लास में अमेज़ॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, इन सब के केसेस पे बताया कि इस साल में इस कंपनी के सामने ये डिसीजन था, अब उन्होंने वो डिसीजन क्या लिया, सारे मतलब कुछ डिसीजन गलत थे, कुछ डिसीजन सही थे, तो वो सब बताते हैं कि उस टाइम पे क्या सोच के डिसीजन लिया गया था, क्या क्या मार्केट फैक्टर्स प्ले में आए थे, एंड देन वो डिसीजन क्यों सक्सेसफुल रहा, क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसमें क्या क्या मतलब बाद में हुआ। तो आई वुड से काफ़ी अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। केस स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी मतलब पढ़ाई होती है वो ये कोशिश करता है मैक्सिमम रियल वर्ल्ड केसेस के थ्रू, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाएं। तो अगर मैं सम अप कर पाऊँ तो आपको बेसिकली रियल लाइफ स्टडीज़, जो कंपनी की रियल लाइफ कंपनी स्टडीज़ होती हैं, वो ही आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं HEC स्टूडेंट्स के। और अगर फॉर द मोस्ट पार्ट, या अच्छा, और वो बेसिकली कंपनी पार्टनरशिप कंपनीज के साथ ही करते हैं, या फिर कि कोई कंपनी आपके पास आ रही है HEC पेरिस में और उसकी अगर कोई सिचुएशन है जिसको उनको एक मतलब सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट्स से कि वो क्या इनोवेट कर सकें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी अभी तक आपने डील करा है इसमें? सो ऐसा प्रोजेक्ट नॉट पर से, मतलब एक इनका कोर्स है CDL करके, जिसमें आप स्टार्टअप्स के साथ काम करते हो, और जो स्टार्टअप्स होते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं, अच्छा। जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी बनी है, अब तक बिजनेस ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है, तो उसमें आप जाके हेल्प कर सकते हो उनको अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए। बट उस कोर्स में वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टअप कौन सा मिला है। अच्छा। एंड ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, बिकॉज कोर्स का टाइमिंग ऐसा है कि तब जॉब्स हंटिंग वगैरह बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो तुम्हारे ऊपर है कितना टाइम तुम दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें हमें एक पूरा थीसिस टाइप बनाना था, थीसिस तो नहीं बट 6000 वर्ड का एक रिपोर्ट बनानी थी ऑन अ रियल बिजनेस प्रॉब्लम। सो मेरा था कि मतलब आगे टेक में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं थ्रू AI, स्पेशली इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक लैपटॉप्स, फोन्स एट्सेट्रा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू मतलब वो रिपोर्ट में आप रिसर्च करते हो, आप उस रिपोर्ट के थ्रू लोगों से नेटवर्क करते हो, कोशिश करते हो बात करने की, तो वो MBA प्रोजेक्ट इज़ गुड। मतलब उसका एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब था, बट द प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ, एंड अगर आप उसमें इनफ एफर्ट डालो तो आप उसमें से निकाल सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ क्लासेस रहते हैं जिसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, उसमें वो लोग अपने इंडस्ट्री की करंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, एंड आप नेटवर्क करते हैं उनके साथ। तो this is more or less the current world or direct to industry exposure. But apart from that जो मैं cases वगैरह बोलता हूँ वो कई बार हार्वर्ड से उठाते हैं, कई बार HEC के प्रोफेसर खुद केसेस लिखते हैं, बट वो सारे केसेस यूजुअली पास्ट के रहते हैं कि मतलब उस टाइम पे जैसे ये सिचुएशन थी एंड कंपनी ने ये डिसाइड किया या ये डिसाइड नहीं किया, क्यों किया,
क्या थॉट प्रोसेस था, एंड देन आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए कंपनी को, एंड देन मतलब ये सब चीज़ें अच्छे से सिखाते हैं। जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने हार्वर्ड पब्लिकेशंस वगैरह के बारे में बात करी, एज बीन ए स्टूडेंट इन फ्रांस, हमने न्यूमा बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करी है, तो हमें जो बेसिकली हम केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ते थे, जो ऑनलाइन पोर्टल था वो हार्वर्ड और MIT वाले से आपके पास एक्सेस होता है, और वो केस स्टडीज़ प्रोफेसर्स बताते थे कि आप इसको पढ़ के आना पहले, हाँ और फिर उसमें आप पूरी एक क्लास डिस्कशन होगी कि Exactly. एक ग्रुप एक साइड कर दिया, एक ग्रुप एक साइड, वन इज़ गोइंग फॉर द पॉजिटिव, सेकंड इज़ गोइंग फॉर द नेगेटिव। तो यहाँ पे भी वैसे ही ग्रुप डिस्कशंस टाइप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सबके साथ होता है क्लास में। मतलब वो अगेन केस टू केस डिपेंड करता है। कई बार ऐसे लाइक यू सेड फॉर अगेंस्ट वगैरह ग्रुप ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक प्रोफेसर क्लास में खुद ही पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक द कंपनी शुड डू, फिर कोई बोलेगा कि ये करना चाहिए, फिर प्रोफेसर पूछेगा अच्छा कौन इससे एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है तो उससे पूछेंगे फिर कि क्यों डिसएग्री करते हो तुम, है ना। एंड वो अगेन केस बाय केस बेसिस होता है। हमें लाइब्रेरी के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, इन सब का तो एक्सेस देते हैं ये लोग फॉर फ्री फॉर स्टूडेंट्स। बट हार्वर्ड का हो सकता है हो मैंने देखा ना हो। काफ़ी बढ़िया चीज़ बताई भाई ने, क्योंकि एज बीन इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई ने भी देखा होगा जब ये इंटरेक्शंस होते हैं ना अलग अलग डोमेन के जो आदमी साथ आके बैठते हैं स्टूडेंट्स, और कोई जैसे अलग फील्ड का है, हम अलग फील्ड के हैं, और जब ये सारे एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो आदमी सोचता भी नहीं है कि भाई ये वाला आइडिया अच्छा है, ये वाला आइडिया भी आ सकता है निकल के। Exactly. तो इससे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है। एंड वो यहाँ पे आई थिंक डाइवर्सिटी का काफ़ी बहुत फ़ायदा प्ले होता है। जैसे यहाँ पे 40+ नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, एंड हर मतलब बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलता है। मतलब कि मार्केटिंग में लोग ऐसे सोचते हैं एंड ऐसे काम होता है, एंड अलग अलग कंट्रीज़ का भी आपको जब आप जैसे मैंने बताया था कि हर असाइनमेंट हर चीज़ एक ग्रुप में करनी होती है तुम्हें, राइट। एंड हर कोर्स में बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं ग्रुप में करने होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जैसे जापानीज़ लोगों के साथ कैसे काम करना है, लैटिन अमेरिकन लोगों का कैसे, या इटालियंस का कैसे, मतलब वर्क स्टाइल कैसा रहता है ना। तो अलग अलग लोगों से आप अडाप्ट करते हो एंड देन चीज़ें सीखते भी हो। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, आपको काफ़ी सारी नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट के साथ बैठने के एक साथ मौका मिलेगा, और उनके साथ बहुत कुछ उनका बिहेवियरल एक्टिविटीज़, उनके साथ काम करना भी सीखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, जैसे अभी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो क्या HEC के कुछ पार्टनर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप इंटरनेशनल अपना सेमेस्टर एक्सचेंज करके डबल डिग्री या फिर सेमेस्टर एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें मैं बोलूँगा इनके डबल डिग्री वाले 2 प्रोग्राम हैं। एक NUS के साथ है और एक आई थिंक येल के साथ है। येल वाला आई एम नॉट श्योर अभी भी है कि नहीं, जब मैं आया था तब तो था। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आप 1 साल HEC में पढ़ाई करते हो, एंड फिर उसके बाद 1 साल जाके आप कहीं और लेते हो, और आपको दोनों यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सचेंज सेमेस्टर भी होता है। तो जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन वाला सेमेस्टर पहले बताया था, तो उस सेमेस्टर में आप स्पेशलाइजेशन की जगह एक्सचेंज भी कर सकते हो ना। इनके एक्सचेंज में भी एक तो येल तो पार्टनर है ही, फिर इनका आई थिंक NYU है, इनका शिकागो में भी एक यूनिवर्सिटी है, और NUS भी है, इनका LBS भी है एक पार्टनर, और आई थिंक SRD भी है पार्टनर यूनिवर्सिटी। ये तो दीज आर जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, बट लाइक आई एम श्योर आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी। बट ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप एक्सचेंज के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल हम उसको जो भी लिस्ट है वेबसाइट पे, हम उसको ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में पंच आउट कर देंगे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि HEC की पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, और बेसिकली ये फीस आपकी इंक्लूडेड रहती है या फिर आपको अलग से देनी पड़ती है इसमें? डबल डिग्री के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अच्छा। एंड एक्सचेंज के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने एक्सचेंज नहीं किया, बट आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप इसमें कवर हो जाता है। वो आई थिंक डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है एंड कॉस्ट कैसा है। तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट दिस। तो चलो दोस्तों, जिसे बाहर जाके पढ़ना है, जो कि फ्रांस से बाहर भी जाके पढ़ना चाहता है, डबल डिग्री एज इन या फिर सेमेस्टर अब्रॉड, तो वो आपको खर्चा थोड़ा उठाना पड़ेगा, पर वो एक्सपीरियंस वर्थ इट ही मानता हूँ मैं एक बारी को, कि आपको जितने लोगों ने किया है, लाइक दे हैड गुड थिंग्स टू से, ओके, एंड एक्सपोजर उनको अच्छा मिला मतलब वहाँ पे। तो आई वुड से हाँ, अगर एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू आर लुकिंग एट, कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सचेंज सेमेस्टर और समथिंग, देन HEC इज़ वेरी गुड इन दैट। चलो तो दोस्तों, खर्चा तो थोड़ा पड़ेगा। अब खर्चे की बात पे हम आ ही गए हैं, तो भाई हमें बता दे कि भाई की फीस कितनी है MBA की, और वो भी इंडियन रुपीस में बताइएगा थोड़ा, क्योंकि हमारी जनता थोड़ी इंडिया से देख रही है, तो उसको थोड़ा जल्दी पता लगना चाहिए। बहुत ही महंगी फीस होने वाली है, भाई बताएंगे। सो MBA का टोटल ट्यूशन फीस अराउंड 1 करोड़ पड़ता है। एंड अभी जिस हिसाब से इंडियन रुपी गिरा है यूरो के अगेंस्ट, वो आई थिंक 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया होगा प्रॉब्ली। उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी रहेगा। तो थैंकफुली HEC में
लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मतलब आप पेरिस से दूर हो तो रेंट वगैरह थोड़ा ठीक है। मेरा जो स्टूडियो है उसका रेंट अराउंड 650 यूरोज़ पड़ता है अभी, एंड मुझे तो कैफ मिल जाता है, बट जितना मैं सुन रहा हूँ आई थिंक आगे कैफ भी बंद कर रहे हैं लोग। हाँ जी जुलाई से बता रहे हैं दोस्तों। अगर उसका कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम अपने चैनल में जरूर डाल देंगे अपनी ऑडियंस के लिए। और बाकी अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली इस 1 करोड़ को थोड़ा सा माइनस करके अगर आप बता सकें कितनी पड़ी आपको? सो मुझे पर्सनली अराउंड 16,000 यूरोज़ मिली थी स्कॉलरशिप, विच इज़ आई थिंक अराउंड 18 lakhs। एंड उससे ये हो गया कि मतलब मेरा जो ट्यूशन फीस होनी थी उसमें अब मेरा आई थिंक 16 महीने का रहना भी इंक्लूड हो गया, तो एक तरह से इन्होंने वो कवर कर लिया। वैसे स्कॉलरशिप के लिए एक तो जैसे मैंने बोला था 2 ऐसे लिखने होते हैं। एक लोरियल स्कॉलरशिप होती है, वो एक बैच में एक इंसान को मिलती है, तो आई एम नॉट श्योर मेरे बैच में किसको मिली, मुझे तो नहीं मिली। एंड एक और स्कॉलरशिप है लेड लॉ स्कॉलरशिप करके, जिन्होंने नई शुरू किया है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। एंड उसमें वो लोग 100% ट्यूशन फीस कवर कर देते हैं। अच्छा 100%। एंड मेरे बैच में एक लड़की को मिली है जो कि इंडिया से भी है, लाइक टोटल 5 लड़कियों को मिली, एंड उसमें से एक लड़की इंडिया से भी थी। तो मतलब अगर वो मिल जाए तब तो डेफिनेटली आ जाओ, बट अगर वो ना भी मिले तो ROI पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूँगा यूरोप में MBA का जितना मुझे अभी दिख रहा है बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट मेरे लिए MBA का मेन लर्निंग वाज, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, लाइक डेवलपमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट एट्सेट्रा। बाकी आपको सैलरीज इमीडिएटली आउट ऑफ कॉलेज बहुत हाई नहीं मिलेंगी आउट ऑफ MBA, बट जितना मैंने अपने प्रीवियस अलुमनाई वगैरह से भी बात की है, आपका विद इन लाइक 2-3 years ग्रोथ अच्छा हो जाता है इफ़ यू हैव एन MBA, विच इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, बट सिंस आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, तो अभी एग्जैक्टली ROI के बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता। बट आई वुड से कि अगर आपको इफ़ यू आर लाइक वेरी डिपेंडेंट कि मतलब कुछ भी करके तुरंत हाई पेइंग जॉब चाहिए, तब आई वुड से कि यूरोप इज़ नॉट रियली द प्लेस फॉर दैट, कि मतलब MBA के बाद आपको एकदम हाई पेइंग जॉब स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज हो सकता है ना मिले, लाइक इट्स क्वाइट रेयर, एंड आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे कि अब आपकी MBA भी ख़त्म होने वाली है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है एज इन जॉब हंट का? आपकी प्लेसमेंट्स आपको कोई स्कूल की तरफ से, जैसे आपने पहले बता ही दिया है कि भाई CV वगैरह में मदद करते हैं, हाँ। पर अगर आप पर्टिकुलरली अपने एल्यूमिनाई नेटवर्क को अप्रोच करते हैं एज इन कि भाई मेरी मदद कर दीजिए या फिर मेरे साथ एक कॉफ़ी चैट पे आ जाइए, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि HEC का नेटवर्क जो है वो कि बहुत इलीट नेटवर्क माना जाता है, सभी स्कूलों में टॉप ऑफ दी रैंक पे आता है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पर्टिकुलरली? जितना मैंने देखा है HEC में मतलब नेटवर्किंग के लिए रिप्लाईज आ जाते हैं, लाइक मैं लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करता हूँ। आई वुड से रिप्लाई रेट ठीक है, मतलब अगर मैं 20 लोगों को रीच आउट करूँगा तो उसमें से 3-4 लोग तो रिप्लाई कर देंगे कि मतलब, और जो अगर किसने रिप्लाई किया तो फिर मोस्टली कॉफ़ी चैट के लिए भी तुम्हारे पास बैठ जाएगा। नाउ हेल्पफुल काफ़ी रहते हैं अलुमनाई, इट्स नॉट जस्ट MBA, जैसे मैं MBA कर रहा हूँ बट मैं MIM या फिर किसी और डिग्री से रीच आउट करता हूँ लोगों को, तो वो लोग भी रिप्लाई कर देते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक इसका कंपनी स्पेसिफिक भी काफ़ी रहता है, लाइक अगर कंपनी जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो मेरे दोस्त घुसना चाहते हैं उनका लिए रिप्लाई रेट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जॉब भी इतनी हेक्टिक है तो फिर वो बंदा टाइम निकाल के कम ही रिप्लाई करेगा, राइट। बट ओवरऑल आई वुड से अलुमनाई नेट ये लोग भी अपना आफ्टर वर्क ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं पेरिस में, कि जिसमें आप जाके मिल सकते हो अलुमनाई से, राइट। एंड एक बार आपने किसी से नेटवर्क बिठाया तो बंदा हेल्प अच्छे से कर देगा, इतना मतलब मेरे एक्सपीरियंस में इतना रहा है। तो जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि एल्यूमिनाई नेटवर्क को ये भी रीच आउट कर सकते हैं, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि यहाँ पे मैंने लोगों से बातचीत करी है, और बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि इंडिया की तरफ से आते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो थोड़े झिझकते हैं अपने एल्यूमिनाई को अप्रोच करते हुए लिंक्डइन पे कि वो क्या सोचेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप एज इन अ गुड इंटरनेशनल स्टूडेंट आप एक अच्छे स्कूल में आ रहे हैं तो वहाँ पे एक कम्युनिटी है जो कि आपको एक साथ सपोर्ट करती है एक दूसरे को। तो मैंने भी रीच आउट करा है काफ़ी सारे एल्यूमिनाइज को, और मुझे मदद करी है, बल्कि मेरी इंटर्नशिप में भी मदद करी है। डायरेक्ट इंटरव्यूज़ वो प्लेस करा सकते हैं हायरिंग मैनेजर। एंड द गुड फैक्ट इज़, अगर आप थोड़ी सी अच्छे अपर लेवल के जैसे आपके VPs हो गए, अगर आपके स्कूल से पढ़े हुए हैं, अगर आप उनको अप्रोच करते हैं और अगर उनके साथ आपकी कॉफ़ी चैट वगैरह बैठ गई, फिर आपकी जिम्मेदारी है कि और आपकी स्किल्स हैं कि आप उनसे अपना काम कैसे करा सको और आप कैसे डिमांड कर सको, और वो मदद करते हैं। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत ही हेल्पफुल टूल है आपके लिए एक कॉलेज सेलेक्ट करते हुए। अगर आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मास्टर्स जरूर वर्थ इट है, मैं तो यही मानता हूँ।
एंड ऑल्सो ये मैंने एक चीज़ लाइक यू मेंशन कि इंडियंस में मेरे बैच में मैंने देखा था, मतलब मेरे बैच में क्या मैंने खुद भी किया था कि मैंने नेटवर्किंग काफ़ी लेट शुरू की थी, क्योंकि इंडिया में मतलब या तो हो सकता है मेरे अंदर इतना वो कल्चर नहीं था कि पहले मैं लोगों को रीच आउट करता रहूँ, मैं नेटवर्किंग करूँ। ओनली व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स डिड आई स्टार्ट रीचिंग आउट। बट मैंने और भी बहुत सारे नेशनलिटी के जैसे लोग आते हैं, उनसे मैंने सीखा कि लोग डे 1 से ही मतलब मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं कि मतलब नेटवर्क बनाने के लिए एंड ऑल। तो वो एक चीज़ मैंने मतलब सीख ली है कि गोइंग फॉरवर्ड हमेशा आप कहीं भी हो तो नेटवर्किंग अपनी कंटिन्यू करते रहो, एंड नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई ये बंदा मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा, जस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई इससे सीख सकता हूँ मैं कि ये बंदा कुछ कर रहा है ज़िंदगी में अच्छा, तो उससे मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है कि मैं सीखूं उसके पर्सपेक्टिव से। और बाकी दोस्तों, हमारे देसी में एक कहावत है कि जब भी घर से निकलो तो शर्म घर के खूंटे पे टांग के आओ। तो वो यहाँ पे जब आप घर से निकलो तो वो ज़रूर अपनी शर्म को घर के खूंटे पे टांग के आना, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये बंदा मुझे कहीं मिल गया, वैसे वो आपको कभी नहीं मिलने के, और अगर मिलेंगे भी तो वो आपको एक एल्यूमिनाई नेटवर्क में मिलेंगे कि भाई क्या रहा कैसे रहा वो नहीं जानते आपको। तो अगर वो मदद ही कर दे तो इससे बढ़िया तो बात कुछ होएगी ही नहीं। बाकी आपकी इंटर्नशिप लग जाए तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मैं यही मानूंगा कि एल्यूमिनाई नेटवर्क से डायरेक्ट लग जाए। बाकी अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई आपका ऐसा CEO या फिर कोई बड़ी पर्सनालिटी किसी का आपने यहाँ पे गेस्ट लेक्चर वगैरह अभी तक अटेंड कराओ? गेस्ट लेक्चर आई थिंक जो सबसे बड़ा पर्सनालिटी जो मुझे याद है वो डॉक्टरलिब करके एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है यहाँ पे, उसका चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आया था, तो उसका टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब यहाँ पे रेगुलरली टॉक्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, एक तो मास्टर्स वाले भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बाकी हमारे MBA के भी क्लब्स हैं जो कि उतने मतलब उतने बड़े या उतने पावरफुल नहीं है जितना यहाँ पे MIM वाले क्लब्स हैं, बट MBA क्लब्स में भी काफ़ी मतलब टॉक्स ऑर्गेनाइज होती हैं, नेटवर्किंग सेशंस होते हैं। मैंने खुद भी टेक क्लब में ऑर्गेनाइज करवाए हैं, एंड या लाइक आई थिंक द डॉक्टरलिब वन वाज गुड। आई थिंक एक आज ही मैं पोस्टर देख रहा था, OpenAI का कोई तो टॉक है जहाँ पे OpenAI से कोई प्रोफेशनल्स आ रखे हैं। आई वुड से लाइक एक्सपोजर यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। तो बात करें दोस्तों, अगर गेस्ट लेक्चर तो होते रहेंगे, अब थोड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी मस्ती मजाक वाली। तो आपको जो हमने आज भाई ने हमें HEC पेरिस घुमाया और यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करने के आपके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो आपका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या रहा पर्टिकुलरली कि आपने ये वाला महोत्सव अटेंड किया? यार स्पेशली MBA का मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जैसे मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी का ये फ़ायदा है कि हर कंट्री के फेस्टिवल्स हमने मतलब अच्छे सेलिब्रेट किए हैं। तो हमारे आते ही लाइक हम सितंबर में आए थे, क्योंकि सितंबर में ही मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे वाज द फर्स्ट प्रॉपर पार्टी जो ऑर्गेनाइज हुई थी, वो पूरा मैक्सिकन थीम्ड। हमारे बैच में मैक्सिकन्स जो थे उन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज की, उन्होंने हिस्ट्री वगैरह अच्छे से बताई कि क्या इंडिपेंडेंस का था। फिर उसके बाद एक जापान नाइट करके एक वो होती है हर साल, जो जापानीज़ लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बढ़िया नाइट ऑर्गेनाइज होती है यहाँ पे। क्योंकि इंडियन हमारा बैच स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, तो हम दिवाली और होली भी बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। दिवाली में पटाखे वगैरह भी जलाए थे हमने यहाँ पे मस्त। तो भाई घर वाली वाइब है तो बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पे MBA में स्पेशली इतने सारे कंट्रीज से लोग हैं कि हर जगह के फेस्टिवल्स, हर जगह के इवेंट्स। एक लैटाम नाइट होती है जिसमें मतलब पूरी पार्टी लैटिन अमेरिकन दारू एंड लैटिन अमेरिकन म्यूजिक एंड पूरा वाइब ऐसे सेट होता है। एंड जैसे आप आई थिंक वीडियो में देखोगे, दूसरी जो बड़ा सा एक हॉल है उसमें आज चाइनीज़ हैप्पी न्यू ईयर के भी मतलब डेकोरेशंस वगैरह लगे हुए हैं, एंड उसका भी एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ तो ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगी, और पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। खूब मस्ती, अपना जलपान आप पिए, यहाँ पे अपना पानी वानी पी के ही करें, दारू को हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो अगर बात करें कि इन फन एक्टिविटीज़ के साथ आपके कोई स्पोर्ट क्लब्स वगैरह भी हैं यहाँ पे जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपने हमें वीडियो में दिखाई दिया था, पर पर्टिकुलरली कोई आपका टॉप ऑफ द लिस्ट हो कि ये वाला करना ही करना है जो भी आए? सो आई वुड से कि एक तो यहाँ पे फिटनेस का काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। यहाँ पे हर स्पोर्ट के लिए मतलब टीम्स बनी हुई है, एंड वो टीम आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब क्लासेस होती हैं, जैसे यहाँ पे जुजुत्सु क्लासेस होती हैं, बॉक्सिंग क्लासेस होती हैं। क्रॉसफिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैंने अटेंड की थी, कि मतलब मैं एक ही हफ्ता गया था, क्योंकि वो तुम्हारा तेल निकल जाता है उसमें करते करते। बट फिटनेस के लिए बहुत अच्छा मतलब मैकेनिज़्म है। यहाँ पे क्लासेस, योगा क्लासेस ऑर्गेनाइज होती हैं, मतलब रोज़ योगा क्लासेस भी हैं, वो भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर्स वगैरह प्रॉपर आते हैं, एंड लाइक फैसिलिटीज़ सारी हैं। बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए हो गया, फुटबॉल के लिए तो 3 ग्राउंड है यहाँ पे। अच्छा।
एंड सबसे एक स्पोर्ट्स की एक बहुत अच्छी बात HEC की ये भी है कि MBA के लिए कि MBAT करके एक टूर्नामेंट होता है, MBA टूर्नामेंट, उसमें पूरे यूरोप से स्कूल्स आते हैं, ऑक्सफोर्ड, LBS, SRD, स्विट्जरलैंड, IMF, रॉटरडैम स्कूल ऑफ बिजनेस, हर जगह से मतलब पार्टिसिपेंट्स आते हैं। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, उसमें सारे स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड अगर आप कोई अच्छे हो किसी स्पोर्ट में तो यू विल बी जॉइनिंग द HEC टीम एंड you'll actually get to represent your college. And the best part is कि क्योंकि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो एंड आप कैंपस पे रहते हो, तो अगर आप किसी स्पोर्ट में पार्ट नहीं भी लेते हो तब भी आप वो पूरा फेस्ट ऑर्गेनाइज एंजॉय कर सकते हो, आप सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। डांस कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन भी होता है। या आई वुड से लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल के लिए फैसिलिटीज़ टॉप नॉच है, फिटनेस क्लासेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज होती हैं। एंड डांस और म्यूज़िक के लिए भी ग्रुप्स बने हुए हैं। हमारा हर साल एक टैलेंट शो भी होता है, उसमें भी पार्ट लेते हैं लोग, उसमें भी मतलब लोग अपने बैच में ही प्रैक्टिस कर करके परफॉर्मेंसेस देते हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी होलसम आई वुड से। तो दोस्तों काफ़ी सारी नाचने गाने की एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे महोत्सव यहाँ पर हैं, तो आप इसका भी पूरा भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। और बात करें अगर हम ट्रैवल ट्रिप्स, आप किसी ट्रैवल ट्रिप पे गए हैं यहाँ पे HEC के स्टूडेंट्स के साथ कहीं? स्टूडेंट्स के साथ हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे नेटवर्क फ्रेंडशिप्स अच्छी हुई हैं, तो ट्रिप्स पे भी गया हूँ मैं। एक तो ट्रिप रहती है जो आप क्लब्स के थ्रू जाते हो, मतलब पैसा खुद ही देते हो, बट करियर ट्रैक में मैं गया था जो मैंने टेक क्लब के लिए ऑर्गेनाइज की थी। वहाँ पे हम 5 कंपनीज विजिट की थी हमने एम्स्टर्डम में, तो वो काफ़ी अच्छी एक ट्रिप थी। फिर मैं लियोन घूमने गया हूँ अपने HEC फ्रेंड्स के साथ। एम्स्टर्डम की एक और ट्रिप भी मारी है मैंने विदाउट द करियर। एम्स्टर्डम भी घूम आए हैं, तो कैसा रहा एम्स्टर्डम का ट्रिप? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भाई, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है वहाँ का। चलो भाई, वो आर्किटेक्चर देखने गए थे भाई, मज़ा आया भाई को। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप गए हो एम्स्टर्डम तो आपका ट्रिप कैसा रहा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सर्टिफिकेट जो मैं बताया था ना कंपनी के साथ होते हैं, तो वहाँ पे उसमें भी कुछ सर्टिफिकेट्स में आपको ट्रिप करवाई जाती है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स पेमेंट्स वाला सर्टिफिकेट कर रहे थे, तो उनको बेल्जियम की ट्रिप, एक 3 दिन की स्पॉन्सर्ड ट्रिप करवाई थी, वो जो देखने के बाद मुझे लगा था कि वो वही कर लेना चाहिए था मुझे भी। तो भाई थोड़ा रिग्रेट में भी, अगर भाई वो वाला ट्रिप ले लेता तो ज़्यादा एक और ट्रिप एक्स्ट्रा मेरी हो जाती जी। फिर एक हम लोग सितंबर में आए थे एंड नवंबर में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने एक शैमोनी करके यहाँ पे एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, वहाँ की ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। वो मतलब हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक 110-120 लोग गए थे MBA के एक साथ, और वो बहुत ही बढ़िया ट्रिप थी। अपन रहे थे, हमने ट्रैकिंग की थी वहाँ पे, उसके अगले दिन हॉट स्प्रिंग्स गए थे हम लोग, तो वो भी एक ट्रिप काफ़ी मतलब मेमोरेबल थी। तो दोस्तों ये वाला मौका जिसको भी मिलता है काफ़ी भाग्यशाली मौका है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता है मौका फ्रांस के आगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस ही ऐसी है कि लोग कभी आते हैं 6 महीने ऐसे निकल जाते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, बैंक अकाउंट खोलो 1 महीना गया, फिर अपना कैफ की इंतज़ार करो, फिर ये दूसरी अपना फिर 3 महीने बाद अपना VLTS अपना वैलिडेट करो, तो ये सारी प्रोसेसेस में आप निकलते चल जाएंगे। फिर पता लगा इंटर्नशिप आ गई, फिर डिग्री ख़त्म, फिर नौकरी चालू, तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपकी चलती रहेंगी। तो अगर हम प्रोसेसेस की पर्टिकुलरली बात करें तो आपका वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर्टिकुलरली आपने जब इंडिया से अप्लाई करा, आपने कैसे अप्लाई करा, आपको क्या HEC ने मदद करी, कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस टोटल? सो इंडिया से जब मैंने किया था तब HEC ने एज सच उतना ज़्यादा हेल्प नहीं किया था। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए होंगे वीज़ा के लिए वो तो ऑफ कोर्स ये तुरंत प्रोवाइड कर देंगे, आप रीच आउट करोगे तो इनके ईमेल पे। बट जो गाइडेंस वीज़ा का था वो हमारे MBA में स्टूडेंट काउंसिल होती है, तो उन्होंने 2 कॉल्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, जिसमें लोग मतलब स्टूडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे कि मतलब 3 महीने पहले से अपना ये तुम्हें प्रोसेस करना होगा एंड ये डॉक्यूमेंट रखने होंगे। वो एक चेकलिस्ट भी भेजते हैं एंड कॉल पे भी वो मतलब कॉल भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि तुम अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ पाओ। एज आई वाज सेइंग कि वीज़ा प्रोसेस आपको जिस दिन आपको फ़्लाइट लेनी है उसके 3 महीने पहले से आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू कर सकते हो। फ्रांस का थैंकफुली मतलब मैंने देखा है काफ़ी स्मूथ रहा है लोगों का। मैंने बस एक केस सुना है जिसमें किसी को टाइम पे वीज़ा नहीं मिला, वो भी मेरे बैच से नहीं था, वो दो बैच डाउन था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आप यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद HEC आपको काफ़ी हेल्प करता है, लाइक आई सेड कि वो सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं कि काफ़ी कैसे अपना वीज़ा वैलिडेट करना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जब आपको वीज़ा रिन्यू करना होगा अपना 1 साल बाद, तो वो पूरा आपको हेल्प करेगी फ्रॉम A to Z, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताएगी कि ये सबमिट करना है कहाँ पे। एंड जब आप अपना वीज़ा कलेक्ट करने जाओगे उसमें भी मतलब वो लोग क्या करते हैं, पूरा 1 दिन एलोकेट कर देते हैं जिसमें सिर्फ HEC के अपॉइंटमेंट्स रहेंगे उस सेंटर में। तो एक बूथ आपको सिर्फ HEC के लिए मिल जाएगा, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जाके अपने वीज़ा कलेक्ट भी कर सकते हो।
तो दोस्तों ये तो आपकी स्पेशलाइज्ड एंट्री है। अगर आप एचईसी में पढ़ रहे हैं तो आपको एक वीआईपी एंट्री की तरह बुला के वहाँ पे अलग ही बूथ लगा दिया कि चलो भाई आपकी स्पेशल ये एंट्री रिन्यूअल के टाइम पे। नहीं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी हमें सुनने में, क्योंकि जैसे हमने भी अपना अप्लाई करा तो हमने खुद ही अप्लाई करा था, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है फ्रांस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा और कोई किसी को भी सेपरेट लाइन नहीं मिलती है, पर एचईसी वालों को एक अलग से ही वीआईपी लाइन दे रखी है कि भाई आप जाओ अपना वीज़ा कलेक्ट करो। तो ये थोड़ा आपको फायदा है। 1 करोड़ रुपया लगेगा, 1 करोड़ 10 लाख, पर कोई नहीं, भाई को तुम वीआईपी अगर एमआईएम करने आ रहे हो तो फिर थोड़ा कम लगेगा, तो पर वो भी सोच एमआईएम सकते हो। दोस्तों थोड़ी सी और स्कूल पर आपको वीआईपी लाइन भी मिल रही है, तो इसका थोड़ा फायदा है भाई। कैंपस तो मिल ही रहा है। जी बिल्कुल। तो आपने अपने फंड्स कैसे करके दिखाए थे, अगर आपको कुछ याद हो अपने वीज़ा प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो आपने फंड्स कैसे कैसे दिखाए थे अपने? फंड्स का जो फैक्टर रहता है वो वीज़ा रिन्यूअल के टाइम पे रहता है। जब आप पहली बार स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आई डोंट थिंक वो फंड्स मांगते हैं एज सच। मैं बात कर रहा हूँ प्री अराइवल की, जब आप फ्रांस में आने से पहले इंडिया में शो करते हैं कि भाई आपकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी रहता है यहाँ पे कि भाई फ्रांस में जो हमें फीस दिखानी है वो कितनी दिखानी है। आपकी पूरी फीस होगी और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जिस सिटी में आप रह रहे हैं तो वो दिखाना होगा। एंड उसके 2 तरीके होते हैं। अगर जैसे मैंने लोन लिया था तो मैंने लोन का सैंक्शन लेटर दिखाया था। अच्छा। कि लोन में लिखा था कि इतना अमाउंट आपको आप ड्रॉ डाउन कर पाओगे एज एन व्हेन योर डिग्री प्रोग्रेसेस। अगर आप लोन नहीं ले रहे हो तो आपके पास सेविंग्स हैं या व्हाटएवर, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में वो सेविंग्स दिखानी पड़ेंगी। एंड बैंक अकाउंट में वो सेविंग्स एटलीस्ट 2-3 महीने रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ट्रांसफर किया, वो स्टेटमेंट निकाल लिया और उसके बाद आउट कर दिया। तो जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर आपकी प्रीवियस सेविंग्स है आपके पास जमा हो रखी है, तो वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने आप को 1 साल तक सस्टेन कर पाऊंगा। और अगर इंश्योरेंस की बात करें, आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह भी लिया था आने से पहले? हाँ, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था 4 महीने का, बट आई थिंक रिलायंस का लिया था मैंने। मतलब मैंने वही कंपेयर करके जो भी सस्ता पड़ा वो ले लिया। क्योंकि फ्रांस का एक अच्छी चीज़ है कि एक बार यहाँ पे आप आओ तो आपका आई थिंक 2 महीने में आपको कार्ड विटाल मिल जाता है। एंड कार्ड विटाल के थ्रू आप अपना 70% मेडिकल एक्सपेंस आप कर सकते हो। और ऑन द टॉप दोस्तों, अगर आपको वो 30% जो बचा हुआ है वो ब्रैकेट, वो भी आप यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी म्यूचुअल करके होता है, वो इंश्योरेंस को म्यूचुअल बोलते हैं फ्रेंच में, तो वो आपको ये दे देते हैं। और आपको उसका मिनिमम पे करना होता है 10 से 20 यूरो। अगर आप नॉर्मल भी ले रहे हैं अपने सब चीज़, उसमें आपकी 20 यूरो पर मंथ में हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है वो, और हम तो रिकमेंड करेंगे वो ले लेनी चाहिए। आपदा किस पे कब कहाँ आ जाए दोस्तों किसी को नहीं पता लगता। डेफिनेटली एक 3-4 महीने का मेडिकल इंश्योरेंस लेके आओ। बिल्कुल। तो जैसे कि भाई के उसमें बताया कि 3 महीने, पर दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरी आती भी रहती हैं, तो उसमें आपका जो बताते हैं वो तो 3 महीना होता है, पर हम आपको एज इन सेफ गार्ड करके चलें तो आप 6 महीने से 1 साल के बीच में आप लेके चलें, क्योंकि कई बार वीज़ा अथॉरिटी आपसे मांग सकती है और वो एक ऑब्जेक्शन का वो भी बन सकता है, तो क्यों अपने कागजों में ऑब्जेक्शन लगवाया। तो अब बात करें, आपका क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रही जो आप टेक ओवर करना चाहते हैं वीज़ा प्रोसेस के साथ, हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं जो कि इंडिया से देख रही है ये वीडियो, कि भाई इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना वीज़ा अप्लाई करते हुए? सो आई वुड सजेस्ट, एक तो वीज़ा अप्लाई करने में लेट मत करना। 3 महीने पहले से तुम अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही तुम एलिजिबल हो तब अप्लाई कर दो, आई वुड सजेस्ट। सेकेंड, बैंक अकाउंट या फिर लोन डिटेल्स या बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी है वो अच्छे से प्रोसेस करके रखो। डॉक्यूमेंट्स जब आप अपना भेजते हो तो आई वुड से जो डॉक्यूमेंट आपके वैलिड एंड करेक्ट है वो सारे उनको दे दो। जो अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है वो मत दो, अनलेस दे आस्क फॉर इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गिव देम इनफ, तो क्योंकि अगर उनको आपकी फाइल में सब मिल गया अच्छे से, जब कहीं क्वेश्चन आया बट वो क्वेश्चन दूसरे डॉक्यूमेंट में क्लियर हो गया, तो वो आपका वीज़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। नहीं तो वो आपको रिवर्ट करेंगे, फिर आप उनको फिर से भेजोगे, तो वो सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। मेनली आई थिंक टाइमिंग का ही है। आपको की डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको एक तो अपने कॉलेज से ये एक्नॉलेजमेंट देना होगा कि इसका एडमिशन हो चुका है, इतने से इतने टाइम तक इसका कोर्स चलेगा। दूसरा आपको लेना होगा, अगर आप कैंपस पे रह रहे हो तो आपको एकोमोडेशन लेटर लेना होगा, वो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब यह बंदा यहाँ पे रहेगा। तीसरा बैंक का तो मैंने बता ही दिया आपको। मेन आई थिंक यही 3 चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी आप, और आपका पासपोर्ट शुड नॉट बी एक्सपायरिंग विदिन 1 ईयर ऑफ यू कमिंग हेयर। ये चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी भाई ने हमको बता ही दिया है। अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी जीमेल आईडी पर। बाकी हमने सारी वीडियो इस पर डिटेल में बनाई दी है, उस पर नहीं जाते हैं, इसी वीडियो में रहते हैं। तो भाई ने जैसे बताया कि भाई अपना एकोमोडेशन लेटर वगैरह, तो आपका एकोमोडेशन जैसे आपने बता ही दिया 650 यूरोस पर मंथ है, तो आप बाहर रह रहे हैं अंदर रह रहे हैं अभी एचईसी? अभी तो मैं
HEC के अंदर ही रह रहा हूँ अभी। मे बी 1-2 महीने में मैं शिफ्ट करूँगा बाहर। अच्छा, तो ज़िंदगी बाहर की अच्छी है अंदर की अच्छी है? यार मतलब मैं एक तो डिफेंस में काफ़ी रिमोट जगहों पे रह जी, चुका जी। हूँ। मेरा बैचलर्स पिलानी में था, जो कि मतलब इंडिया में वन ऑफ दी मोस्ट अच्छा। रिमोट कॉलेजेस है। तो मुझे रिमोट जगहों पे रहने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी। मुझे जैसे आप लोग वीडियो में देखोगे कैंपस भी बहुत सुंदर है, तो मुझे कैंपस में रहना ऑनेस्टली काफ़ी पसंद है। बट मतलब मैं अभी पेरिस में भी रहूँगा। एक बार इंटर्नशिप शुरू हो गई तो फिर पेरिस में रहना जी। बेटर रहेगा, क्योंकि कम्यूट कैंपस बहुत अच्छा है बट पेरिस से आना जाना इज़ टफ। लाइक आपकी रात को आपकी बसेस बंद हो जाती हैं तो आपको कैब लेके आना पड़ेगा। सुबह अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको 1.5 घंटा, मतलब 1 से 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड कई सारे लोग क्या पेरिस में भी रहते हैं वाइल डूइंग दी MBA, तो वो लोग फिर सुबह सुबह मतलब अप डाउन करना पड़ता है उनको। जी, जी, जी। एक चीज़ अच्छी है कि HEC की खुद की बसेस चलती रहती हैं, तो वो पेरिस में एक जगह है पौंदेस है, जो कि थोड़ा सदर्न पेरिस में है, वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगी अच्छा। HEC की बस। तो कैंपस से लेके वहाँ तक सुबह बसेस चलती हैं, शाम को बसेस चलती हैं, बोथ साइड्स। कि अगर आपको वहाँ से यहाँ पे आना है या यहाँ से वहाँ जाना है तो वो मतलब फ्री में आप बस ले सकते हो HEC की। मुझे तो लाइक कैंपस लाइफ का यहाँ पे काफ़ी पसंद है। सारे फैसिलिटीज़ हैं, आपकी क्लासरूम है, एंड स्पेशली आई थिंक आपके नेटवर्क काफ़ी अच्छा बनता है अगर आप कैंपस पे रहो, बिकॉज आपके साथ साथ जो कोर्स कर रहे हैं, पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, वो सब आपके साथ रह रहे हैं। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने एकेडमिक्स के साथ या अपनी किसी असाइनमेंट के साथ, या फिर जस्ट क्लैरिटी ऑन इवन जब आप अप्लाई कर रहे हो आपको हेल्प चाहिए कि भाई ये किसी कोई फाइनेंस का बंदा है, आप फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो, ये बता दें मुझे, तो वो सब सपोर्ट अच्छा रहता है यहाँ पे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर आप HEC में डिग्री कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 टर्म तो HEC में रहो। उसके बाद इफ़ इट डज नॉट सूट यू देन यू कैन ऑफ कोर्स मूव टू पेरिस, एंड इट्स ऑल्सो चीपर इन द लॉन्ग रन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, कि अगर आप फ्रांस में काम कर रहे हो या फिर फ्रांस में पढ़ने आ रहे हो, तो आप इवेंचुअली जब आप काम करोगे फ्रांस में या किसी भी यूरोपियन सिटी में, तो वो एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम ही रहेगा। जी, जी, जी। बट HEC का कैंपस ऐसा है कि इतना एक तो बड़ा कैंपस है और इतना लाइक यहाँ पे जंगल भी है, लेक भी है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में बार बार नहीं आएगी। तो अगर आप स्पेशली अगर आप यहाँ की फ़ीस दे रहे हो और अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड आप कुछ टाइम यहाँ पे रहो ताकि आप ये सब एक्सपीरियंस कर पाओ। एंड उसके बाद आप चाहो तो फिर आप पेरिस में शिफ्ट हो जाओ, फिर तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल, और नौकरी लगने के बाद तो पेरिस ही जाना सबको। हाँ, exactly। अलग अलग सिटी, तो दोस्तों वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। नेचर से जुड़ाव जिस बंदे का बहुत ज़्यादा है वो काफ़ी पीसफुल रह सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं आपके पास करने के लिए, हमने दिखाई भी हैं वीडियो में। लेक है आपका, बहुत सुंदर सुंदर बास्केटबॉल कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लोगों से कनेक्ट करने का भी आपने बताया कि मौका मिल जाता है। एक कैंपस लाइफ जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, एंड वो कैंपस लाइफ आई थिंक अगर आप HEC का प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और हमने दोस्तों अभी तक काफ़ी सारे कैंपसेस कवर करे हैं, आपको अपकमिंग वीडियोस में वो वीडियोस मिल भी जाएंगी। अभी तक का हमारा सबसे अच्छा कैंपस टूर इसी कैंपस का रहा है। Nice। क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि पहाड़ों, जब आप आएंगे सिटी को छोड़ते हुए पेरिस को, तो आपको लगेगा कि आप शिमला की बस पकड़ के आ गए हैं और ऊपर चढ़ती भी आएगी बस, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस। और अंदर आएंगे और देखेंगे नेचर का यहाँ पे जो थोड़ा बहुत झुकाव है लोगों के प्रति, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। क्योंकि हम तो गाँव में रहने वाले आदमी हैं भाई, देसी आदमी है, हमें तो ऐसी जगह खेत खलियान ही पसंद है। तो यहाँ पे आप अपना बहुत शांति से अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपना आपको एक ग्रो भी कर सकते हैं। Exactly। और ये शांति बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, मेरे हिसाब से हमें तो काफ़ी अच्छी लगती है। आई एग्री कंप्लीटली। बाकी अगर हम अभी बात करें आपकी कॉस्ट ब्रेकडाउन की, जस्ट एज इन नॉर्मल एग्जांपल, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका एक रहता है कि भाई फीस तो चलो हमारा एक बड़ा सम हो गया, पर आपका एक मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है सब चीज़ ब्रेकडाउन करने के बाद? कैफ कितनी मिलती है आपको, और आपने जैसे अपार्टमेंट अंदर लिया तो उसमें कितना आपका डिडक्ट हो गया, आपका कितना महीने का पड़ता है सब कुछ? सो MBA के लिए आई वुड से जो अपार्टमेंट्स रहते हैं वो जनरली मीडियन कॉस्ट इज़ अराउंड 650 यूरोज़ पर मंथ रेंट। उसमें आपको कैफ मिल जाता है, एटलीस्ट मुझे तो मिल रहा है जी। मुझे अराउंड 220 यूरोज़ कैफ मिलता है। तो मेरा रेंट कम्स आउट टू अराउंड 430 यूरोज़ पर मंथ। बहुत बढ़िया। वही अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइक इफ़ यू आर अराउंड 29-30, तो मेरे जितने भी पीयर्स हैं उनको 300 यूरो कैफ मिल रहे हैं, 315-320 टाइप, तो उनका फिर कॉस्ट और भी कम हो जाता है। एंड दिस इज़ द रेंट। नाउ कमिंग टू इस रेंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटर सब कवर्ड है। नाउ कमिंग टू डे टू डे एक्सपेंसेस, जो आपका ग्रोसरीज का बिल रहता है, आई थिंक अराउंड 200 to 300 यूरोज़ पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन अगर आप रोज़ चिकन खा रहे हो तो चिकन थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा महंगा है, अगर सब्जियां वगैरह ज़्यादा खा रहे हो तो थोड़ा कम पड़ जाएगा भाई। अगर आपको अगर फ्रोजन फूड वगैरह चाहिए तो फिर वो और सस्ता, इट डिपेंड, बट यूजुअली यू कैन एस्टिमेट अराउंड 200 to 300 यूरोज़ ऑन फूड
जी रोज़ का खाना। यहाँ पे कैंटीन भी है जो कि मतलब आपको 4 से 5 यूरो में जी। आपको लंच मिल जाएगा। जी तो ये हो गया आपका रेंट प्लस ग्रोसरीज। ना ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आप थोड़ा पेरिस में जाओगे, अपने जी, बिल्कुल। बाहर खाने जाओगे, पार्टी वगैरह करोगे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसका यू कैन एस्टिमेट अनदर 100 to 150 यूरोज। जी। जैसे बेसिकली अगर आप एक बार क्लबिंग करने गए हो पेरिस तो आपका 60-70 यूरो हो जाएगा। वो अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तो बाहर अगर अच्छी मतलब फैंसी जगह खाने जा रहे हो तो अगेन 50-60 यूरोज पर पर्सन पड़ेगा। एंड अगर नॉर्मल कोई जगह जा रहे हो तो 20-30 यूरोज में हो जाएगा आपका। देन दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि तुम एडिशनल कितना ऑफन जाते कितने हो। लगते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी बंदे के इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो एक बेसिक लाइफस्टाइल जी के अपना Exactly. पढ़ना चाहता है अगर कम पैसे में तो वो भी कर सकता है, पर वो आपके अराउंड बट 700-600 अगर आप के हफ्ते बीच में एक बार पेरिस जा रहे हो आउटिंग के लिए, जी। डिनर के लिए या फिर जी किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो महीने का यू कैन थिंक अराउंड 100 to 150 यूरोज एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। और आपने यहाँ का कोई नेविगो वगैरह भी ले रखा है जैसे ट्रैवल हाँ, वगैरह का? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सो नेविगो ले रखा है मैंने। उसका भी मतलब मेरा महीने का बिल अराउंड 40 यूरोज आता है अच्छा। नेविगो का। जी 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 उसमें मेरा पूरे महीने का मतलब पूरे पेरिस के अंदर ट्रैवल पूरे कवर हो zones जाता covered है। एंड फाइनली थोड़े बहुत ट्रिप्स वगैरह भी मारोगे अगर आप यूरोप पढ़ने आ रहे हो तो। जी 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 तो उसके लिए ऑन एन एवरेज अगर आप फ्रांस के अंदर ट्रिप कर रहे हो तो आपका बजट आई थिंक पर पर्सन 300 से 500 यूरो एक ट्रिप के लिए आप रख सकते हो अपना बजट। जी उससे कम होना मुश्किल ही है, उससे ज़्यादा तो खैर काफ़ी इजीली पहुंच जाता है। इतना एक्सपीरियंस रहा है। 800 यूरोज पर मंथ में आप HEC में रह सकते हो अच्छा। कंफर्टेबली, लाइक और इंक्लूडिंग सारे गोइंग मजे पार्ट। सारे मजे, क्योंकि अंदर की पार्टीज फ्री होती हैं या पैसा लेती हैं वो? अंदर की पार्टीज एक वीकली पार्टी होती है, जी। वो उतनी ग्रैंड नहीं होती बट वो अच्छी रहती है, अच्छी वो फ्री रहती है। होती है। काउंसिल भी बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जी, ऑर्गेनाइज जी। करता है, तो उनका टिकट इज एनीवेयर फ्रॉम 15 यूरोज to 25 यूरोज। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों बाकी आप 800 यूरो में अगर आप आराम से अपना HEC में रह के अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया बात Yeah. मानता हूँ मैं तो, क्योंकि अगर आप पेरिस में रहेंगे आपका एक तो अकोमोडेशन बहुत महंगा बहुत है। महंगा है, काफ़ी लोग exactly. कहते हैं कि अकोमोडेशन पेरिस में 500 का मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से मिल पाता है 500 का, आपको ही पता जो है। कि स्टूडेंट हाउसिंग होती है वो बहुत कम रहती है। छोटी भी होती है और वो आपको मतलब कैब भी अगर आप मिल गई तो वो बात अलग हो गई, पर आपको 700-800 ये बेसिक नॉर्मल प्राइस चलते हैं पेरिस Yeah, के अंदर। डेफिनेटली। तो ये भी काफ़ी ठीक है। और अगर हम बात करें अकोमोडेशन, ये आपका जो अकोमोडेशन है अंदर ये सेफ़ है वैसे? नहीं, काफ़ी सेफ है। आई वुड से लाइक मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हुई हैं वो स्टूडेंट्स की ही हुई हैं जी आपस जी में, जी, बीच में। आपसदारी में। बाहर से अंदर आना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लाइक अगर आपको कोई अगर आप किसी को जानते नहीं हो अंदर तो आप बेसिकली अंदर नहीं घुस सकते हो। सही बात। मतलब यहाँ पे मैं जैसे तुमने देखा होगा मैंने स्कूटर जी, छोड़ दिया अपना, जी। कई लोग हाँ, लाइब्रेरी हाँ। में अपना लैपटॉप वगैरह छोड़ के जी, चले जी, जाते हैं, कुछ नहीं होता। मतलब क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि ये करो, बट बस इतना सेफ्टी है यहाँ पे। पर दोस्तों क्योंकि यार ये स्कूल इतना इस्टेब्लिश्ड है और जो भी बच्चा पढ़ने आ रहा है वो एक अच्छी फैमिली से Yeah, ही आ रहा है, और exactly. यहाँ पे जो बंदे बैठे भी हैं वो भी यही एक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी एक अच्छी कर्टेसी दिखाएं दूसरे के प्रति। तो ये चीज़ तो मैंने अभी तक यहाँ पे नियोमा में भी नहीं सुनी, अब बहुत सारे स्कूलों में बहुत कम सुनने में आती है। तो बल्कि अगर आप ऐसी चीज़ कभी सुनने में आए तो आप उनको रजिस्ट ही करिए और अपना थोड़ा सामान सेफ रख के ही चलिए, Yeah. क्योंकि अब किसी के साथ क्या हानि हो जाए पैसे को लेके वो यहाँ पे बड़ा फट्टा ही लगता है एक बारी को सर पे अगर आदमी सोचे एक बारी को। कैंपस के अंदर काफ़ी सेफ है। जी। पेरिस में तुम्हारा मुझे नहीं पता क्या जी, जी, होगा, जी। बट कैंपस इज क्वाइट कैंपस सेफ। इज गुड। तो पार्ट टाइम की बात करें, अगर पार्ट टाइम अगर पर्टिकुलरली कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको पता हो कि बच्चे कर सकते हैं या फिर? यार मैं तो किसी को नहीं जानता जो जी। पार्ट टाइम कर रहा हूँ अच्छा। यहाँ पे, क्योंकि कैंपस पेरिस में नहीं है। जी जी जी। एक पेरिस बाहर के निकल साइड के। में एक छोटा सा टाउन है, मतलब 1 घंटा दूर पेरिस से, बट जूई करके एक है, तो यहाँ पे एक बार है पूरे टाउन में एंड रेस्टोरेंट्स भी कम ही है, तो पार्ट टाइम का अपॉर्चुनिटी उतना ज़्यादा नहीं है आई वुड से। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप तब भी ढूंढ सकते हो, मतलब यू कैन ट्राई योर लक। आई डोंट रियली नो किसी का कोई पार्ट टाइम हो तो। अगर आप MBA में तो नहीं सुना मैंने, बट अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो कुछ कुछ पोजीशंस होती हैं, तुम टीचिंग असिस्टेंट वगैरह बन सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत पेमेंट मिल जाता है। आई वुड इफ़ यू लाइक अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप यहाँ पे आके पार्ट टाइम से अपने आप को थोड़ा सस्टेन कर लोगे, तो आई वुड से कि वो बोनस की तरह ही देखो उसको, ऐसे मत सोचो कि हाँ मतलब पार्ट जी टाइम, भाई, अगर बिना बिल्कुल पार्ट सही टाइम के बात। आपका काम नहीं चलेगा तो फिर आई वुड से कि मतलब वो मत ऑप्शन आओ, कंसीडर ही मत करना दोस्तों। Exactly. क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपनी 1 करोड़ की फीस पूरी निकाल लूंगा, वो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, Possible क्योंकि ही नहीं 20 है। घंटे आपको हफ्ते के मिलते हैं Exactly. इंटरनेशनल स्टूडेंट, और 2 नंबर यहाँ पे चलता नहीं है कि आपने कैश में काम कर लिया, कोई भी आपको काम नहीं देगा पेरिस में। आपको अगर ऐसा कोई लालच दे भी तो लेना मत, क्योंकि अगर आप एक बारी फंसे तो सीधा अपने घर ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लॉज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, strictness है यहाँ बहुत पे। स्ट्रिक्टनेस है।
तो ये काम करना भी मत, और पार्ट टाइम अगर आपको मिले तो आप करिए बिल्कुल। तो आपको सुनने में आया कोई स्कैम्स वगैरह किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ हुआ हो? HEC में? हाँ, किस टाइप का स्कैम है? आपकी पार्ट टाइम को लेके नहीं, कोई not भी? really. मैंने मतलब स्कैम मैक्सिमम यही सुना है कि किसी को कुछ इंटर्नशिप या कुछ ऑफर हुआ, उसके बाद उसको मिला नहीं, क्योंकि जी जी, वो तो एक बेसिकली रिजेक्शन का भी पार्ट rejection, है, हाँ। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हमें कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का नीड चेंज हो गई, या फिर कंपनी या के पास पैसे कम, बजट कम पड़ allocation गया, ऊपर नीचे हो गया तो वो कैंसिल ही कर देते हैं। वो यहाँ पे एक बेसिक हर जगह ही है, वो इंडिया में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो वो स्कैम तो नहीं कहूँगा मैं, बट पर यार आई एम ये नॉट एक हर्ड ऑफ स्कैम्स। चलो काफ़ी सेफ है इसका मतलब HEC पेरिस, और काफ़ी पेरिस से एक एडवांटेज ये भी है कि मुझे आई थिंक बीच बीच में स्कैम कॉल्स आए भी हैं, हाँ, पर मैं इतनी फ्रेंच बोलता नहीं हूँ, तो वो मतलब न मुझे स्कैम कर पाए। तो दोस्तों फ्रेंच ना आने का एक फायदा ये भी है, पर अभी एकमात्र फायदा बस एकमात्र फायदा। अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब फ्रेंच के बारे में। आपके लिए फ्रेंच कितनी नेसेसरी है एज बीन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन फ्रांस, इन पर्टिकुलरली इन HEC, और HEC से बाहर की दुनिया आपके लिए कैसी है फ्रेंच को लेकर? सो जितना HEC में मैंने देखा है, HEC में आपको फ्रेंच बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कोर्स भी इंग्लिश में था, यहाँ पे सब स्टाफ वगैरह इंग्लिश बोलता है। बट व्हेन यू गो आउट, अगर आप पेरिस में कहीं भी जाओगे तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। मतलब मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, मैं अभी मेरा लेवल B1 B2 तक पहुँच गया है, बट आप सर्वाइव कर जाओगे। बट देन to a very it is definitely advantageous to know French, like आप navigate easily कर पाओगे, you know, आपका मतलब पैसा कम खर्च होगा, क्योंकि आप easily questions पूछ पाओगे लोकल से कि मतलब क्या रूट लेना है मुझे, कौन सी बस लेनी है, ये सब चीज़ें है ना। एंड साथ साथ आई थिंक जॉब में भी आपको एडवांटेज मिलता है अगर आप फ्रेंच बोलते हो तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप कोई काम करो यहाँ पे आने से पहले, तो जितनी फ्रेंच प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। और अगर आप ऐसे लेवल पे पहुँच जाओ कि आप इंटरव्यू फ्रेंच में दे पाओ, तो आपके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स जितने हैं उतने हैं, एंड देन उसके लिए सब कम्पीट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको फ्रेंच भी आती है तो आपके लिए एक मार्केट एक और खुल जाएगा। सो आई थिंक स्पीकिंग फ्रेंच इज़ अ बिग एडवांटेज हियर, एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी आ रहा है वो फ्रेंच जितनी सीख सकता है आने से पहले सीख ले। HEC कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी, बट यू वोंट स्पेंड योर ऑल योर टाइम इन द कैंपस, राइट। आप फ्रांस में भी इधर उधर घूमोगे, आप पेरिस भी जाओगे, तो उसमें फिर फ्रेंच काफ़ी मैटर करती है, काफ़ी एडवांटेज देती है। तो दोस्तों ये एक एड ऑन पॉइंट हमारी तरफ से भी यही रहेगा, जो भी स्टूडेंट आ रहा है फ्रांस में फ्रेंच सीख के आए, क्योंकि अगर आपको एक टिकट भी लेना है बस में और अगर आप कहीं फंस गए हैं तो वो फ्रेंच ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे बचा के निकाल सकती है। ट्रांसलेटर अगर कहीं काम भी नहीं करेगा और वो लोग समझेंगे भी नहीं, क्योंकि किसी पे टाइम नहीं है और कोई आपको एंटरटेन करता भी नहीं है यहाँ पे बेसिकली। सच बात फ्रेंच लोगों का एक ये भी है कि मतलब उनको थोड़ा रहता है कि भाई तू अगर आप थोड़ी सी भी बात, ये मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आपके भी होंगे, कि अगर हम थोड़ा सा भी इनिशिएट लेंगे ना बात करने के लिए, अगर हम शुरू में कह देंगे कि भाई हमारी फ्रेंच एक्यूरेट या परफेक्ट बिल्कुल नहीं है पर हम ट्राई कर रहे हैं, वो अपना आप इंग्लिश में आगे जाके स्विच हो जाएंगे और आपकी मदद कर जाएंगे। पर अगर आप पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि हमें फ्रेंच नहीं आती, बंदा इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस चीज़ को। ये मेरा भी रहेगा, मतलब अगर मैं टूटी फूटी फ्रेंच में उनसे कुछ पूछूं तो वो इंग्लिश में रिस्पॉन्ड कर देंगे, बट मैं अगर इंग्लिश में पूछूं तो वो सीधा मना करके चला जाएगा। जी जी, मानवता इतनी अच्छी है दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच लोगों की, वो आपको घर तक भी छोड़ आएंगे। कई बार हमने जैसे पूछा भी है नेविगेशन वगैरह, तो लोग इतने अच्छे हैं कि भाई अपना काम छोड़ के एक बार बता भी आते हैं कि भाई ये रास्ता इधर को जा रहा है या फिर उस जगह पे छोड़ आए। तो मानवता भी जिंदा है इस देश में, पर लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आपका एक मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई फ्रेंच लोग कैसे हैं, थोड़े कोल्ड रहते हैं, बिल्कुल कोल्ड है हर आदमी। आप इंडिया में बात करेंगे किसी से, वो भी अपना टाइम छोड़ के नहीं जाएगा। थोड़ा एटीट्यूड वो दिख जाएगा आपको, बट लाइक लोग हेल्प कर देते हैं, ये तो मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल कोकोनट की तरह है, बाहर से टफ अंदर बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी है। बाकी बात करें अगर कल्चरल डिफरेंसेस की, आपने कुछ फेस किया है यहाँ पे थोड़ा बहुत? कल्चरल डिफरेंस आई थिंक खाने में काफ़ी फेस किया है कि यहाँ पे जो कैंटीन में खाना मिलता है या फिर मोस्ट फ्रेंच कैफ़ेज़ में आप जाओगे तो एक तो वेजिटेरियन जो है यहाँ पे उसके लिए तो मतलब बहुत टफ है। अच्छा। क्योंकि आप ज़्यादातर जो पेरिस का कुजीन है, जो मतलब नॉट जस्ट फ्रेंच कुजीन, बट आप एशियन खाने जाओगे या लेबनीज़ खाने जाओगे तो वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं। सेकेंड, ये लोग मसाले डालते नहीं है, इनके लिए बस पेपर और सॉल्टी मसाला है। तो वो चीज़ एक कल्चरल डिफरेंस था कि मतलब खुद का खाना बनाओगे तो मसाले लेके आ जाना, बट यहाँ पे कैंटीन वगैरह में खाना आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना वॉकिंग एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। यूरोप में मतलब चलने का बहुत सीन है, विच इज़ आई थिंक इन अ वे गुड, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी ऐसा है कि आप चल सकते हो कि ठंड होगी या फिर गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होगी कि आप पसीने पसीने हो जाए, एंड आप
चल के अपना काम निकाल लोगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक तो मैंने यहाँ पे देखा है गाड़ियों का उतना कल्चर नहीं है, रोड्स छोटी हैं, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान है इनका कि मतलब रोड्स छोटी हैं, पार्किंग बहुत महंगी पड़ेगी। तो और ये लोग एनकरेज करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, एंड अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिइंबर्स भी कर देते हैं कई बार। बिल्कुल। तो हाफ पैसा आपका दे दिया जाता है उसमें, 50 से 75% तो दोस्तों आपका वो भी हो जाता है। तो चलना भी एक चीज़ है। और बाकी बात करें अगर रेसिज्म की, कोई रेसिज्म फेस किया HEC में अंदर या फिर बाहर? यार मैंने तो नहीं फेस किया ऑनेस्टली, मैं अब तक काम नहीं कर रहा हूँ, सो मे बी दैट्स व्हाई, बट यूनिवर्सिटी में तो मैंने ऐसा कोई रेसिज्म फेस नहीं किया है। बाहर जाके भी जब मैं कहीं रहा हूँ, मैंने ट्रिप्स वगैरह किए हैं, एज सच एंटी इंडियन सेंटीमेंट मुझे तो कुछ ऐसे फील नहीं हुआ है। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको कभी कभी फील हुआ है, बट इवन इफ दे स्पीक इन फ्रेंच, बट वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, वो लाइक मोर ऑफ लाइक हर्ड। एंड अभी मैं अपना काम शुरू करूंगा यहाँ पे, तो अगर तब मुझे कुछ होता है तो देन आई विल बी एबल टू टेल यू, बट अभी तक मेरा खुद के एक्सपीरियंस में इतना कुछ 2 साल के अंदर पूरा मस्ती मजाक चला, किसी से हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ऐसा कोई दिक्कत, मतलब दिक्कतें अगर आई भी है तो वो आई डोंट थिंक उसमें रेसिज्म वाज द फैक्टर, वो बस नॉर्मल जो अब बट इंडियंस के अगेंस्ट मैंने ऐसा इतना नहीं सुना है यहाँ पे। तो इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो आपको रेसिज्म वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। और थोड़ा सा आप भी अपने इनकी प्राइवेसी को थोड़ा रिस्पेक्ट करें हर किसी की, और जितना हो सके कि भाई रिस्पेक्टफुली बात करें, जब सामने देंगे तो सामने से मिलेगा भी आपको। डेफिनेटली। तो अब हम बात करते हैं, इंटरव्यू का काफ़ी एंड आ रहा है, अब हम भाई के थोड़े से फिलोसफिकल चीज़ें जान लेते हैं। तो आपके लिए क्या वर्थ इट रहा फ्रांस आना? अभी तक तो आई वुड से यस, अभी तो लाइक वंस लाइक इन द नेक्स्ट ईयर आई एम होपिंग कि मतलब जॉब वगैरह भी अच्छी मिल जाए, एंड उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं। बट जितना इफ़ यू आस्क मी कि मैं अगर ये गोइंग बैक, अगर मेरे पास फिर से होता ऑप्शन डिसीजन लेने का, तो मैं फिर से प्रॉब्ली यही डिसीजन लेता, क्योंकि मैंने एक तो पर्सनल ग्रोथ बहुत देखी है यहाँ पे अपने अंदर, देन मैंने लीडरशिप एंड लाइक पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखा है, पर्सपेक्टिव मेरा बहुत ब्रॉडन हुआ है, एंड स्पेशली जब आप दूसरी कंट्री में आके सब कुछ अपने से हैंडल करते हो, राइट फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू ऑल द अपॉइंटमेंट्स टू एवरीथिंग, तो वो एक आपको आई फील मोर ग्रोन अप एंड मोर अपना आप से चीजें करके आदमी और कॉन्फिडेंट होता है। एंड आई थिंक पर्सपेक्टिव भी बहुत आता है, लाइक आप यहाँ का लाइफ देखते हो, यहाँ का लोगों का थिंकिंग देखते हो, तो उससे आपको मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स लाइक कोई कंट्री परफेक्ट नहीं है, फ्रांस की भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बट आपको एटलीस्ट ये दिखता है कि ठीक है एक काम करने का एक अलग तरीका भी होता है, एंड एक मतलब देयर इज अ वे कि आप हाउ डू आई से दिस के एक्सपैंडिंग योर होराइजन्स वाली बात होती है कि मतलब आप काफ़ी कुछ नई चीज़ें आप देखते हो एंड सीखते हो। तो आई वुड से कि फ्रांस आना चीज़ में है, पर आपके ऊपर है कि आप कितने उनके एडवांटेजेस देख के आप कितना ग्रो कर पा रहे हैं उस चीज़ को साथ लेके। एंड फॉर द MBA एज वेल, कि अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि बस ROI के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि मतलब मैं MBA करूँगा एंड उसके बाद मुझे ये जॉब चाहिए, तो वो मे बी नॉट, बिकॉज लाइक इट्स नॉट लाइक यू कांट ऑलवेज बैंक ऑन दैट फैक्ट कि मतलब आपको डिग्री आपको जॉब दिलवा देगी, लाइक मार्केट कंडीशंस भी होती हैं, आपका खुद का भी मतलब स्किल लेवल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इफ़ यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, एंड मैं मतलब लाइक आई वांट टू बी अ मोर केपेबल पर्सन प्रोफेशनली एंड पर्सनली, देन आई वुड से इट्स डेफिनेटली वर्थ। ओवरऑल पर्सन की एक ग्रूमिंग होती है यहाँ पे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज़ है ये काफ़ी चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर समय के साथ सीख जाएंगे। जो भी थोड़ा तेज दिमाग के बंदे आते हैं कि भाई हम जल्दी जल्दी सब कुछ करके लाइफ में थोड़ा तेज निकल जाएंगे, वो यहाँ पे गाड़ी बहुत स्लो चलती है, बहुत धक्के लगेंगे आपको, बहुत सारे फेलियर्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। प्लान्स तो बेसिकली हमारे काम ही नहीं करते हैं, तो गो विद द फ्लो वाला सीन चलता है ज़्यादातर। फेलियर्स एंड लाइक एक वो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब आप ऐसे कुछ एडवेंचर या रिस्क लेते हो कि मतलब एट टाइम्स आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो, कि आपने बहुत कुछ उखाड़ लिया, विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर योर कॉन्फिडेंस, ग्राउंड लेवल से उठ के आदमी उठता है। बट अदर टाइम्स यू विल फील कि भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है, या फिर मेरा कुछ होगा नहीं, या फिर मैं क्या करूँगा, और वो फेज भी आई थिंक लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है टू गो थ्रू एंड टू जस्ट कीप ऑन बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी थोड़ा बहुत बताया, जस्ट मेरे 1-2 क्वेश्चन अभी पॉपअप हुए हैं कि आप किसी ऐसे बंदे इंडियन, पर्टिकुलरली इंडियन बंदा हो या फिर आपके कोई जानकारी में बंदा हो कि उसका कोई अच्छा पैकेज लगा हो आपकी MBA से? हाँ, मतलब अच्छे पैकेजेस वाले को भी जानता हूँ मैं, कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको फ्रांस में ही और ऑलमोस्ट 100K का पैकेज लगा था,
अभी मतलब रिसेंटली में ही लगा है, उसने इंटर्नशिप की पहले, उसके बाद उसको मिला उसी कंपनी में। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग हैं जिनको काफ़ी कम पैकेजेस भी मिले हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अभी दुबई में काम कर रहे हैं या फिर लंदन में काम कर रहे हैं। आज तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप स्किल्स है ना, आपके स्किल्स पे एंड आपके लक पे भी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। विच आई फील लाइक मतलब लक कई बार लोग देखते नहीं है कि मतलब सेम सिचुएशन में सेम स्किल्स के साथ दूसरा बंदा भी होगा जिसको नहीं मिला होगा या फिर जिसको मिला होगा। बिल्कुल। तो या इट्स इज़ अ वेरी लाइक मैं अपने बैच में से, अपने सीनियर बैचेस में से भी लोगों को जानता हूँ, हर तरह के लोगों को जानता हूँ जिनका बहुत अच्छा 100K 120K टाइप का पैकेज लगा है, और ऐसे भी लोग जिनका 50-60 का भी लगा है। फ्रांस में लगा है या फिर बाहर लगा है उनका? सो 100 एक बंदे का ऑलमोस्ट 100K फ्रांस में लगा है। अच्छा। एक बंदे का आई थिंक अराउंड 110, एक क्या आई थिंक मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनको लंदन में मिला है ऐसे अराउंड 100-110। फिर 2-3 लोगों को जानता हूँ मैं जो भी दुबई में काम कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे पैकेज मिले हैं, लाइक फ्रॉम माई बैच एंड फ्रॉम माई सीनियर बैचेस एज वेल। वहीं दूसरी साइड भी होगी जो बंदे एग्जैक्टली कम में भी, कि जिन लोगों को कम में लगा है, जो लोग जैसे मैं अभी इंटर्नशिप करूंगा, जो लोग स्पेशली अगर आपको यूरोप में फुल टाइम जॉब चाहिए तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे लोगों को फायर करना बहुत मुश्किल है। तो मोस्ट कंपनीज चाहेंगी कि आप पहले इंटर्नशिप करो या फिर अप्रेंटिसशिप करो और उसके बाद वो आपको फुल टाइम हायर करें। जस्ट ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, आपको क्या लगता है, अब आपने MBA कर ली, CDI का क्या लगता है आपको यहाँ पे? CDI आई एम होपफुल। जितने भी मैंने अपने प्रीवियस MBA वालों से बात की है, सबने मुझे यही बोला है कि मतलब टाइम लगेगा, इट्स अ टफ जर्नी, इट्स अ टफ जर्नी, बट तुम अगर लगे रहोगे तो तुम्हारा इवेंचुअली हो जाना चाहिए। एंड अगर स्पेशली अगर तुम इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो, अपनी CV में तुम फ्रांस का एक्सपीरियंस दिखा पा रहे हो, तो इवेंचुअली आई थिंक CDI मिल जाता है। अब वो तुम्हारे लक पे एंड तुम्हारे स्किल्स के ऊपर है कि तुम्हें कितना पैकेज मिलेगा, जिस इंडस्ट्री में तुम्हें चाहिए था एग्जैक्टली वही मिलेगा कि उससे थोड़ा एडजेसेंट मिलेगा ताकि तुम ग्रो करो। बट आई ऑल्सो फील कि फ्रांस में एक बार तुम्हारा CDI लग गया तो उसके बाद देन यू कैन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग। एंड और बात अगर आप दोस्तों HEC में आ ही रहे हैं तो अपने एल्यूमिनाई नेटवर्क से भी आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर ले तो काफ़ी बढ़िया आपका सिस्टम सेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको हर जगह VIP एंट्री मिल रही है, तो क्यों ना इस VIP एल्यूमिनाई नेटवर्क को भी यूज़ करके थोड़ा सा अपना अपग्रेडेशन मार्केट में बढ़िया पैकेज ले लिया जाए। तो अब हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और अगर आपकी भी कोई भी अपकमिंग स्टूडेंट के लिए कोई भी एक एडवाइस हो तो आप दे सकते हैं अपनी तरफ से। सो यार आई वुड से कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग हेयर एंड स्पेशली फॉर दी MBA, अगर तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो कि मतलब मैं कुछ नया सीखूंगा एंड मैं एक नई जगह जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करके कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम आ सकते हो। बट इफ़ यू कमिंग फ्रॉम अ माइंडसेट के ऐसे टक 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 करके मुझे सब मिलना चाहिए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली जितना मैंने यूरोप में देखा है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लो मूविंग इकोनॉमी एंड अ स्लो मूविंग कंट्री। तो यू विल हैव टू स्ट्रगल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर अ CDI, बट once you do get it then I think the life is quite good, the quality of life जो मैंने मतलब यहाँ पे खाने की क्वालिटी हो गई, हर चीज़ की क्वालिटी हो गई, काफ़ी अच्छी है। तो वो लेकिन ट्रेड ऑफ है, लाइक इंडिया में जितना वो तुम्हें फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट है, जितना तुम्हें ग्रोथ मतलब आई वुड से ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है इंडिया में, बट वो ग्रोथ यहाँ पे भी मिल जाएगी तुम्हें, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मिलेगी। दैट्स इट, कि इट वोंट बी जस्ट कट एंड ड्राई कि मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री कर ली तो मुझे तुरंत मतलब सब मिल जाएगा, वैसा सीन नहीं है। तो दोस्तों भाई ने काफ़ी टाइम दिया आज हमें, भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको काफ़ी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करी है भाई ने, और अगर आप ओपन हैं तो हम आपकी क्या अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल सकते हैं, जो भी डेफिनेटली लिंक्डइन इंस्टाग्राम अगर आपको कुछ डालना है तो डाल सकते। तो दोस्तों आप भाई की जो लिंक्डइन ID है आप वो डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते होंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली फॉर HEC जिसका इंटरव्यू प्लेस हो गया या फिर कोई इंस्पायरिंग स्टूडेंट है, भाई से कांटेक्ट करें। तो ऐसे ही आप देसी इन फ्रांस के साथ प्यार बनाते रहें, हमारे साथ ऐसे ही जर्नी में आगे चलते रहें, और सारे बाकी कैंपसेस के हम कैंपस टूर डालने वाले हैं, जल्दी आपको नई नई वीडियोज़ मिल जाएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।